मैं ज़ीरो हूँ एक सच्चा वर्जिन, इसे उसके क्रश ने बहुत हारा हुआ मानकर ठुकरा दिया था। लेकिन मेरा जीवन तब पलट गया जब मुझे अपनी कक्षा की हॉट बड़े सीने वाली लड़की से शादी करने और स्कूल के प्रैक्टिकल में अभ्यास करने के लिए मजबूर किया गया, अन्यथा हम दोनों पास नहीं हो पाते। कहानी की शुरुआत में गुलाबी बालों वाली गैरू अकारी मंदिर में प्रार्थना करने आती है, भगवान से विनती करती है कि उसे स्कूल के विवाह अभ्यास कार्यक्रम के लिए एक सुंदर प्रेमी मिले। अचानक एक प्यारी भूरे बालों वाली लड़की शोरी पीछे से आती है और सीढ़ियों पर फिसल जाती है। गलती से अकारी की जांघों पर गिर पड़ती है, जिससे वो चौंक जाती है। वे एक दूसरे को पहचानते हैं क्योंकि वे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और श्योरी पूछती है कि क्या अकारी अपने विवाह अभ्यास के लिए किसी साथी के लिए प्रार्थना कर रही थी। शर्मिंदा होकर अकारी तुरंत इनकार कर देती है और भाग जाती है। श्योरी को ज्यादा परवाह नहीं है क्योंकि वो भी अपने साथी के लिए प्रार्थना करने आई है। वैसे विवाह अभ्यास स्कूल का एक नया। बाद में स्कूल में मैंने एक दुर्भाग्यपूर्ण मुख्य पात्र और मेरा लूजर दोस्त कामों सीढ़ियों पर बैठकर गेम खेल रहे थे। हमारी बातचीत तब समाप्त होती है जब अकारी और उसके दोस्त दिखाई देते हैं। वो हम दोनों बेकार लोगों को वहां से जाने का आदेश देती है और हम दोनों तुरंत आज्ञाकारी बच्चों की तरह दौड़ पड़ते हैं। इस स्कूल में अकारी एक कुख्यात हॉटहेड है और भले ही कामों उसकी सुंदरता और सुगंध का दीवाना है, मैं उसे बिल्कुल नापसंद करता हूँ। मेरे लिए वह एक दुष्ट अभिमानी बदमाश है। तभी सीढ़ियों पर अकारी ने स्कूल के रोमियो मिनामी को देखा। वो भोली भाली लड़की उसे ऐसे निहार रही थी जैसे वो क्रेनबेरी क्रीम से सजी डोनट हो, खुद को उसकी जूलियट के रूप में कल्पना कर रही थी। लेकिन मैंने उसके व्यवहार को देखा और उस दिखावे से मुझे घिन आई। मैं कक्षा में चला गया, लेकिन मेरे बैठते ही श्योरी मेरे पास आई और मुझसे विवाह अभ्यास के बारे में पूछा। वो चिंतित थी और संकेत दे रही थी कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ी बनाना चाहती है जिसे वो पहले से जानती थी। शुरुआत में मैं हिचकिचाया, लेकिन श्योरी मेरे पहले प्यार के साथ जोड़ी बनाने का विचार मेरे अंदर आशा और दृढ़ संकल्प भर गया। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं लड़कियों से बहुत डरता हूँ और जिससे मैंने कभी बात की है वो केवल वही है। शिक्षक ने खेल के नियम समझाए। प्रत्येक पुरुष महिला जोड़ी एक साथ रहेगी और अंक प्राप्त करने के लिए उनके दिल की धड़कनों को ट्रैक किया जाएगा। उच्च अंक वाले जोड़ों को बेहतर रैंकिंग मिलेगी, लेकिन एक शर्त है, जोड़ी को एक अलग कमरे में सोना होगा। मुझे ये विचार पसंद नहीं है कि लड़के लड़कियां एक अपार्टमेंट में साथ रहें, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था और मुझे उम्मीद थी कि मुझे श्योरी के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन नहीं, वास्तविकता ने मुझे विल स्मिथ की तरह थप्पड़ मारा और मुझे अकारी के साथ जोड़ा गया। वो मेरा कॉलर पकड़ती है गुस्से में और मैं उसे जल्दी से याद दिलाता हूँ कि मैंने ये सब नहीं मांगा था। अकारी मुस्कुराती है, कहती है कि वो जानती है कि मुझे श्योरी चाहिए और श्योरी को एक साधारण लेकिन प्यारी लड़की के रूप में नीचा दिखाती है। फिर वो क्रूरता से संकेत देती है कि श्योरी शायद किसी दूसरे लड़के के साथ कुछ गंदी हरकतें कर रही हो। ये विचार हार न मानने के संकल्प के साथ वह इस बात पर जोर देती है कि हमें सामंजस्य बिठाना होगा। वो बताती है कि यदि हम शीर्ष 10 में आते हैं तो हमें जोड़ी बदलने का मौका मिलेगा। जिसे वो पसंद करती है उसके साथ रहने की संभावना से प्रेरित होकर हमने अस्थायी युद्ध विराम कर लिया। अकारी अचानक अपने रवैये को बदलकर बचकानी शरारत करती है। वे मेरे हाथ पर प्रतिक्रिया देखने के लिए देखता है और मुझे असफल कहता है। भ्रमित होकर मैं मुड़ता हूँ, लेकिन जैसे ही हमारी घड़ियां बजती हैं और हमें एक अंक मिलता है, हम दोनों को पता चलता है कि अभिनय भी प्रभावी है। हम जश्न मनाते हैं। लाकी मैं पीने के लिए नीचे जाता हूँ। अकारी का हट है कि मुझे उसके लिए एक कैन लेना होगा क्योंकि जोड़े यही करते हैं। नीचे मुझे श्योरी को मिनामी के साथ जोड़ा गया मिला। पता चला कि वे एक दूसरे को चूम रहे थे। उसे उस सुंदर लड़के के करीब देखना मेरे दिल को चकनाचूर कर देता है। मैं अपार्टमेंट में लौटता हूँ, सोफे पर बैठ जाता हूँ। अकारी मुझे सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन मैं मना कर देता हूँ, ये विश्वास करते हुए कि वो केवल दिखावा कर रही है। वह मुझे शांत रहने के लिए कहती है और हमें एक अंक सुनिश्चित करने के लिए एक जोड़े के रूप में अभ्यास करने का प्रस्ताव देती है और मैं अनिच्छा से सहमत हो जाता हूँ। तभी डोरबेल बजती है और बाहर कामों मुझे उसके साथ कॉमिक कॉन जाने के। मैं भागने का अवसर लेता हूँ और अकारी विरोध करती है कि मुझे अकेला छोड़ने से हम अंक खो देंगे। लेकिन फिर मेरे जाने से पहले वो अलविदा चुंबन की मांग करती है। उसकी चीखों और कामों की निरंतर घंटी की आवाज से घिर गया मैं घबरा जाता हूँ और जाने से पहले अकारी के होठों पर एक चुंबन जड़ देता हूँ, जिससे अकारी एक वास्तविक चुंबन से चौंक जाती है और हमारी घड़ी। एक हफ्ते बाद मैंने श्योरी को एक चुंबन के साथ मुझे जगाते हुए सपना देखा, केवल अकारी द्वारा एक फ्राइंग पैन के साथ मुझ पर प्रहार करके वास्तविकता में वापस लाया गया, जो मुझे सुबह का नाश्ता पकाने में मदद करने के लिए कह रही थी। सपने को दूर करने की कोशिश करने के बावजूद मैं अकारी के होठों के अपने होठों पर महसूस होने वाली भावना को नहीं भूल सकता। स्कूल में मैं तब तक अपना काम करता रहता हूँ जब तक कि एक शिक्षक ने मुझे कक्षा के बाद अकारी के साथ मिलने के लिए नहीं बुलाया। रास्ते में मैंने श्योरी को मिनामी को गले लगाते देखा। इस दृश्य को गलत समझा और अपनी हताशा में और डूब। कक्षा के बाद एक भारी बारिश शुरू हो गई। बिना छाते के मैं एक छोटी सी छतरी के नीचे इंतजार कर रहा था।
कामो ने अपना छाता साझा करने से इनकार कर दिया कहते हुए कि वो अपनी काल्पनिक प्रेमिका के प्रति वफादार था, मुझे भीगने के लिए छोड़ दिया। आकारी जल्दी से गुजरती है दोस्तों, मिनामी सहित के साथ कराओके के लिए जा रही है और शिक्षक के साथ मेरी मुलाकात का उल्लेख करना भूल जाती है। अकेला छोड़ दिया गया मुझे डांट मिलती है और मुझे पता चलता है कि हमारी जोड़ी की रैंकिंग ई तक गिर गई है, जिसका अर्थ है कि हम व्यावहारिक परीक्षा में पूरी तरह से असफल होने के जोखिम में हैं। इस बीचाकारी मिनामी के साथ कराओके गा रही हाई से करीब आने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिनामी दूरी बनाए रखता है। वापस बाहर में बारिश के थमने का इंतजार करता हूँ जब तक कि शियोरी अचानक मेरे बगल में प्रकट नहीं हो जाती। उसके पास भी छाता नहीं था। वो क्षण मेरे मूड को तब तक बेहतर बनाता है जब तक शियोरी आश्चर्यजनक रूप से मुझे गले नहीं लगा लेती, जिससे मेरा दिमाग लगभग जम जाता है। वो जल्दी से समझाती है कि उसे पास के एक कीड़े ने डरा दिया था और मुझे एहसास हुआ कि उसने पहले भी मिनामी को इसी कारण से गले लगाया था और मैंने सब कुछ गलत समझा था। शियोरी मुझसे उसका नाम पुकारने के लिए कहती है, कुछ ऐसा जो वो बहुत याद करती है। लेकिन इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता मिनामी उसे अपनी छतरी के नीचे ले जाने के लिए आ गया, जाने बिना कि अकारी भी वहीं थी, दूर से सब कुछ देख रही थी। थोड़ी देर बाद अकारी अपनी खुद की कार में मेरे पास आई और मुझे घर ले गई। रास्ते में उसने मुझे शियोरी के साथ मिले मौके को बर्बाद करने के लिए डांटा और मैं केवल उससे माफी मांग सका कि मैंने इसमें देरी की। भोजन का एक निवाला दिया। थोड़ी झिझक के बाद अकारी स्वीकार कर लिया और मेरे हिस्से को खाने के लिए आगे झुका और हमारे बीच एक अजीब सी तनाव पैदा हो गया। इससे पहले कि हम में से कोई भी प्रतिक्रिया कर पाता मेरा फोन बज उठा उस पल को तोड़ दिया। लेकिन जो हुआ उसके बाद हम दोनों ने अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। कुछ दिनों बाद मुझे शियोरी का एक और सपना आया। इसमें वह मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाती है, धीरे से मुझसे उसके साथ रहने के लिए कहती है। लेकिन इससे पहले कि सब कुछ कामुक हो जाता अकारी की जोरदार आवाज ने मेरा नाम पुकारा और मुझे जगा दिया। अभी भी नींद और चिड़चिड़ा मैंने उसका सामना करने के लिए दरवाजा खोला, केवल अकारी को मुझे गले लगाने के लिए, मुझे आश्चर्यचकित करते हुए। उसने मुझे उस रात उसके साथ रहने के लिए कहा। मुझे एक अजीब सा सुकून का एहसास हुआ, लेकिन इसके बजाय मैं अकारी के साथ एक डरावनी फिल्म देखने गया, क्योंकि अकारी को दोस्त द्वारा सलाह दी गई थी कि साथ में डरावनी फिल्म देखने से वे एक दूसरे को दिलासा दे सकेंगे और अंक अर्जित कर सकेंगे। लेकिन मुझे ये विचार पसंद नहीं आया और मैंने इसमें गहराई से जाने से इनकार कर दिया। मैंने टीवी बंद कर दिया और उसे अपने विचार के बारे में बताया। और फिर मेरी हैरानी के लिए अकारी ने 2 जोड़ी रात के कपड़े निकाले, या जोर देते हुए कि हमें फिल्म देखते समय असली जोड़े की तरह पहनना चाहिए। अकारी ने कहा कि उसने इस रात के कपड़ों पर कड़ी मेहनत की क्योंकि वो ए रैंक हासिल करना चाहती थी और एक जोड़ी बनना चाहती थी। अकारी की ईमानदारी को सुनकर मैंने उसका उपहार स्वीकार कर लिया और खुद से पूछा कि मिनामी के साथ कराओके डेट के बाद अकारी का क्या हुआ, क्योंकि वो डेट के बाद अधिक उत्साहित लग रही थी। मुझे शक है कि मिनामी के साथ कुछ हुआ था जो उसने मुझे नहीं बताया। कई बार की शरारती गुहार के बाद मैं आखिरकार हार गया और उन्हें पहनने के लिए सहमत हो गया। उसने मुझे मुड़ने के लिए कहा ताकि वो कपड़े बदल सके, और जब मैं एक पल के लिए झिझका तो आखिरकार मैंने अपने रात के कपड़े बदल लिए। अचानक बाहर एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और बिजली चली गई। मैं कुछ भी नहीं देख सका और वापस मुड़ गया। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता अकारी, जो स्पष्ट रूप से अंधेरे से डरती थी, ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी अचानक निकटता ने मुझे भ्रमित कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मेरे विचार बहुत दूर तक जाते, मैंने देखा कि हमारे दिल की दर मॉनिटर तेजी से बढ़ रहा है, जिसने मुझे वास्तविकता में वापस ला दिया। ये महसूस करते हुए कि वो कितनी भयभीत थी, मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू की और अकारी का रोता हुआ चेहरा देखा। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे दिलासा दे पाता, उसने मुझे हल्के से पीटना शुरू कर दिया, शर्मिंदा होकर कि मैंने उसे इतनी कमजोर स्थिति में देखा था। फिर मैंने बेडरूम का दरवाजा जांचा और महसूस किया कि बिजली के बिना ये नहीं खुल सकता था। अकारी ने जोर देकर कहा कि बिजली वापस आने तक मुझे उसके साथ सोफे पर रहना होगा। तो हम दोनों लिविंग रूम में साथ बैठे। अकारी मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मुझे उसे हंसाने के लिए एक मजेदार कहानी सुनाने को कहा ताकि वो अपना डर भूल सके। इसके बजाय मैंने उसे एक भूतिया हवेली के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाई, जिससे वो और भी डर गई। गुस्से में अकारी बुदबुदाई कि मिनामी स्थिति को बेहतर ढंग से संभालेगी, लेकिन शिकायत के बावजूद उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और स्वीकार किया कि वो इस समय अकेली मुझ पर भरोसा करती है। मैंने खुद को बहुत भावुक महसूस किया, लगभग उसे ये कहने वाला था कि वो कितनी प्यारी लगती है, लेकिन खुद को रोक लिया। खुद को शांत करने के लिए अकारी ने अपनी दोस्त नत्सुमी द्वारा दिए गए इत्र की एक छोटी बोतल खोली, जिससे कमरे में हल्की खुशबू फैल गई। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी धीरे धीरे फैली, अकारी मेरे बगल में सो गई। मैंने बिना सोचे समझे अकारी को गले लगा लिया और धीरे से कहा कि वो कितनी प्यारी लग रही है। फिर तुरंत पीछे हट गई, खुद के कहे पर शर्मिंदा हुई। मैंने एक नजर डाली और देखा कि वो गहरी नींद में है। धीरे से मैंने फिर से धीरे से कहा कि वो बहुत प्यारी लगती है। उसके हाथ को पकड़कर मैं भी सो गया। उम्मीद है कि वो सुनेगी नहीं। लेकिन अगली सुबह अकारी सब कुछ याद करके घबराई हुई उठी। बाद में स्कूल में हमने पाया कि हमारी रैंक बी तक बढ़ गई है। ये दर्शाता है कि एक वास्तविक जोड़े के रूप में कार्य करने के हमारे प्रयासों का फल मिल रहा है।
हालांकि अकारी किसी बात को लेकर परेशान लग रही थी और जब मैंने देखा कि मिनामी और शियोरी की जोड़ी रैंक पर गिर गई थी। अगले कुछ दिनों में मैं शियोरी के लिए लगातार चिंता करती रही। मुझे शियोरी के मिनामी के साथ तालमेल न बिठा पाने के बारे में जानकर अपराध बोध महसूस हुआ, लेकिन मुझे दुख भी हुआ कि भले ही मुझे और अकारी को रैंक मिल गई हो, अगर शियोरी और मिनामी असफल हो जाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। एक कैफे में अकारी अपनी सहेलियों साची और नत्सुमी के साथ बैठी थी और जब उन्होंने ध्यान दिया अकारी विचारों में खोई हुई थी, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कहते हुए कि वो निश्चित रूप से मिनामी के बारे में सोच रही होगी और उसे क्रेप का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए वो तरस रही थी, कहते हुए कि वे एक राजकुमार के चुम्बन की तरह कोमल थे। लेकिन इसने उसे केवल उस चुम्बन की याद दिला दी जिसे उसने मेरे साथ साझा किया था, जिससे वो और भी भ्रमित हो गई। उसके दोस्तों ने अनुमान लगाया कि कराओके के बाद उसके और मिनामी के बीच निश्चित रूप से कुछ हुआ था, लेकिन अकारी ने इनकार कर दिया। उसके दोस्तों ने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया और उसका और अधिक मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी भी दी कि भले ही मिनामी की जोड़ी मुश्किल में हो, अगर शियोरी उसका दिल जीत लेती है तो अकारी का उसके साथ मौका पूरी तरह से खत्म हो सकता है। उस चेतावनी ने उसे दुविधा में डाल दिया। घर लौटकर मुझे सर्दी लग गई और मैं बिस्तर पर लेट गई। इस बात से नाराज थी कि अकारी ने अधिक अंक प्राप्त करने के लिए दोस्तों के साथ खेलने के बजाय मुझे देखने का विकल्प नहीं चुना। मुझे उससे एक संदेश मिला कि वो चाबी भूल गई है और जब वो घंटी बजाए तो मैं दरवाजा खोल दूं। फिर घंटी बजी और ये सोचकर कि वो है, मैंने बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने शियोरी को वहां खड़ा पाया, मेरी देखभाल करने के लिए तैयार। भ्रमित लेकिन खुश मैंने उसे अंदर आने दिया। शियोरी ने समझाया कि अकारी ने उसे ये कहते हुए भेजा था कि वो दोस्तों के साथ बाहर जाने के दौरान मेरी देखभाल करे, जबकि मैं अकारी को उस चीज के लिए धन्यवाद दे रहा था जिसे मैं एक डबल किक की तरह कहूंगा। शियोरी ने मेरी देखभाल करना शुरू कर दिया। उसने धीरे से मेरे ऊपर एक गॉज पैड रखा, जिससे मुझे याद आया कि मैंने कब उसकी देखभाल की थी और उस मीठी याद ने मेरा दिल अनजाने में धड़कने लगा। इसके बाद शियोरी रसोई में दलिया बनाने गई और मैं चुपचाप हमारे जटिल अतीत के बारे में सोचता रहा, विशेष रूप से उस समय के बारे में जब शियोरी स्कूल बदलने वाली थी और मैं अपने प्यार का इकरार करना चाहता था, लेकिन झिझक कर उसे सिर्फ दोस्त बने रहने के लिए कहा, जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। जब वो दलिया लेकर लौटी तो मैंने कृतज्ञता से खाया, लेकिन बहुत देर से मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस अवसर को खो दिया है जब उसने मुझे खिलाया था। मैंने उसके खाना पकाने की प्रशंसा की, कहा कि मिनामी उसके जैसी किसी महिला को पाकर बहुत भाग्यशाली है, लेकिन शियोरी ने समझाया कि मिनामी भी खाना बनाना जानती है और बहुत कुशल है, लेकिन जबकि वे दोनों अच्छे साथी हैं, उसने स्वीकार किया कि उनका रिश्ता मुश्किल में है। शियोरी झिझकी, लेकिन अंततः स्वीकार किया कि वो चाहती है कि मैं उसका साथी बनूं, क्योंकि उसे लड़कों के साथ जुड़ने में मुश्किल होती है। मदद करने की इच्छा से मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि मैं उसकी मिनामी के साथ सफल होने में हर तरह से मदद करूंगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद बहुत उत्साही लग रहा था और शर्मिंदा होकर मैंने जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया। बाद में जब मैं सो गया, शियोरी ने मुझे देर तक रहने देने के लिए चुपचाप धन्यवाद दिया और स्वीकार किया कि इस पल को मेरे साथ साझा करते हुए वो कितनी खुश थी। वो हिचकिचाई मुझे चूमने वाली थी, लेकिन आखिरी सेकंड में रुक गई। उनके जटिल अतीत को याद करते हुए मन ही मन उसे याद आया कि मैंने स्कूल बदलने से पहले कभी भी अपने प्यार का इकरार क्यों नहीं किया, जिससे उनका प्यार अधूरा रह गया। और उसके मन का एक हिस्सा खुद से पूछता है कि क्या चीजें अब अलग हो सकती थीं। उस रात अकारी घर आई और बाथरूम में गई। जब वो अंदर थी तो मैंने दरवाजे से कहा, उसे धन्यवाद दिया कि उसने शियोरी को मेरी देखभाल करने के लिए कहा। मैंने स्वीकार किया कि इसने मेरे सपनों में से एक को हकीकत बना दिया था, लेकिन मैंने उससे यह भी कहा कि मैंने समय के साथ एक योग्य पति बनने का इरादा किया है, ताकि अंततः मैं अपनी प्रेमिकाओं का आदान प्रदान कर सकूं और अकारी मिनामी के साथ हो सकती है, जबकि मैं शियोरी के साथ हो सकता हूं। मेरे आश्चर्य के लिए अकारी बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। इसके बजाय मेरे कुछ कहने से वो थोड़ी असहज और अजीब तरह से ईर्ष्यालु महसूस कर रही थी। कुछ दिनों बाद दोपहर के भोजन के दौरान मुझसे अकारी द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे गए। उसने पूछा कि क्या लड़कों को शियोरी जैसी भोली और घर की तरह पसंद आती है। मैं भ्रमित हो गया और फिर अकारी ने पूछा कि लड़कों को क्या खुश करता है। मैं जवाब नहीं दे सका क्योंकि मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन अकारी ने धमकी दी कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, जिसने मुझे उसके मूर्खतापूर्ण सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपना सिर मेरे पार्टनर के बगल में रखा, जिससे मैं चौंक गया, लेकिन मैंने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की और उसे बताया कि लड़के एक सावधानीपूर्वक तैयार किए गए बेंटो बॉक्स को पसंद करते हैं जिसमें एक लड़की ने अपना दिल लगाया हो। कुछ घंटों बाद अकारी मुझे बेंटो बनाने की सामग्री खरीदने ले गई, क्योंकि वो मिनामी के लिए एक बेंटो बॉक्स बनाना चाहती थी। तब से हम दोनों ने कई दिन साथ बिताए, क्योंकि मैंने उसे खाना पकाने का अभ्यास करने, हर व्यंजन का स्वाद चखने और उनका मूल्यांकन करने में मदद की। हालांकि मुझे उसके सभी व्यंजन पसंद थे, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे अपनी मीठी ऑमलेट थोड़ी और मीठी पसंद थी। अकारी असहमत थी, जोर देकर कहती थी कि मिनामी का स्वाद अधिक परिपक्व होना चाहिए और उसे कुछ कम मीठा पसंद आएगा। जब मैंने उससे मेरी राय न पूछने के लिए कहा तो वो चिल्लाई और मुझे चुप रहने और घिसना जारी रखने का आदेश दिया।
स्कूल में अकारी का खाना खाते हुए देखकर कामो चिढ़ गया और उसने इस बात पर जोर दिया कि मैं अकारी के मांस का स्वाद लेने वाला एक अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली आदमी था। ये क्या बकवास है? उसने ये भी पूछा कि क्या मेरे और अकारी के बीच की बात गंभीर हो गई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसी समय अकारी ने अपना नाम सुना और हमारी ओर आई, जिससे हम दोनों घबरा गए या डरते हुए कि वो हमारे चैट ग्रुप के बारे में जान सकती है। बिना किसी स्पष्टीकरण के हम दोनों ने जल्दी से माफी मांगी। जिज्ञासु होकर अकारी ने मुझसे पूछा कि मेरा दोपहर का भोजन कैसा था और मैंने स्वीकार किया कि मुझे ये पसंद आया, लेकिन एक बार फिर मीठी ऑमलेट के लिए अनुरोध किया, जिससे अकारी के साथ एक और बहस छिड़ गई। उन्हें लड़ते हुए देखकर कामो ईर्ष्यालु हो गया और उन एनीमे देवताओं को शाप दिया जिन्होंने उसे एक सहायक चरित्र में बदल दिया था, चाहते हुए कि वो मेरी जगह पर होता। अगली सुबह मैं उठा और अकारी को रसोई में पाया जो मिनामी के लिए दोपहर का भोजन बना रही थी ताकि वो उसे अपने काम की जगह पर ले जा सके। मैंने उसके समर्पण की प्रशंसा की और जब उसने मुझे अपनी ऑमलेट आजमाने के लिए कहा तो मैंने एक टुकड़ा खा लिया। खाते समय मैंने इस बारे में सोचा कि ऑमलेट मेरे जीवन का प्रतिबिंब कैसे नहीं, हेजिटिल और असंतुलित है, क्योंकि मिनामी के पति होने के बावजूद वह एक अन्य पुरुष के लिए खाना बना रही थी। इस बाकी मुझे एक अन्य पुरुष की पत्नी शियोरी के लिए गुप्त रूप से भावनाएं थीं। इसके बाद अकारी ने थोड़ी त्वचा दिखाने वाली पोशाक बदली मिनामी को दोपहर का भोजन और अपना स्नेह देने का इरादा था। मैंने देखा कि वो कितनी आकर्षक लग रही थी और थोड़ी ईर्ष्या महसूस की, ये महसूस करते हुए कि जब हम बाहर जाते थे तो उसने कभी इस तरह से कपड़े नहीं पहने थे। लेकिन अचानक जाने से पहले अकारी ने झिझकते हुए मुझसे विदाई चुंबन के लिए कहा, वैसा ही जैसा मैंने उसे पहले दिया था, कहते हुए कि इसने उसे सुरक्षित महसूस कराया। मैं घबरा गया था, लेकिन अंत में झिझकाऊ से तब तक चूमने के लिए तैयार जब तक कि घंटी नहीं बज गई और हमारे पल को बर्बाद नहीं कर दिया। शियोरी हमारे घर पर एक खूबसूरती से बनी हुई सेब पाई के साथ खड़ी थी। जब हमने पूछा तो उसने समझाया कि मिनामी ने उससे इसे बनाने के लिए कहा था क्योंकि उसे मीठी चीजें पसंद थीं। यह सुनकर अकारी निराश हो गई या महसूस करते हुए कि मिनामी के स्वाद के बारे में उसका अनुमान गलत था। शियोरी ने अकारी का लंच बॉक्स देखा और गलतफहमी में चली गई। उसने इस बारे में कुछ विरोधाभासी महसूस किया और कल्पना की कि ज़िरो और अकारी एक वास्तविक जोड़े की तरह एक साथ समय बिता रहे थे। इसके बाद मैंने अकारी को प्रोत्साहित करने के लिए असफल लंच बॉक्स खा लिया, लेकिन उसने स्वीकार किया कि उसे मिनामी को देने के लिए कुछ भी खास नहीं लगा। उसे असामान्य रूप से दुखी देखकर मैंने सांत्वना देने की कोशिश की, चिंता से कहा कि कई लड़के उसके आकर्षण से आकर्षित होंगे, लेकिन मेरी अजीब कहने के तरीके ने इसे ऐसा बना दिया जैसे कि मुझे वो केवल बाहरी रूप से आकर्षक लगी, जिसने उसे और भी दुखी कर दिया। क्या आप मुझे भी ऐसी ही खूबसूरत महिला के बारे में बताते हैं? और जब मैं कठिनाई से जवाब देता हूं तो वो मुझ पर हंसती है और मुझे मेरी पैंट पहनने की चुनौती देती है। शुरू में मैं उस क्षण से चकित था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अकारी वास्तव में कितनी चिंतित थी और मैंने खुद को रोक लिया। हालांकि मैं उसे चाहता था, मैं पीछे हट गया सोचकर कि हम दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं। लेकिन इससे अकारी को चोट लगी और शर्मिंदगी महसूस हुई, जिससे उसे लगा कि वो आकर्षक और अवांछित है, जिससे उसने जल्दबाजी में फैसला किया और कहा कि उन्हें अपनी शादी खत्म कर लेनी चाहिए। अगले महीने में और अकारी अलग हो गई, रैंक पर नीचे आ गए, जबकि शियोरी और मिनामी ए रैंक तक पहुंच गए। कामो ने मुझसे उस बारे में बहस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने टाल दिया, आप जाए इसके कि मैंने उस क्षण को याद किया जब मैंने अकारी को रोका था। मुझे एहसास हुआ कि ये उसका भी पहला अनुभव था और मुझे ये सोचकर दोषी महसूस हुआ कि वही इस मामले में अनुभवी थी। फिर शियोरी ने मुझे छत पर अकेले मिलने के लिए बुलाया। उसने अकारी के साथ मेरी स्थिति के बारे में धीरे से पूछा और मैंने स्वीकार किया कि मैं गलत था, कि मैंने उसे सच्चा नहीं माना। फिर एक पुराने दोस्त के रूप में शियोरी ने मुझे चीज़ों को ठीक करने के लिए प्रोत्साहित किया और आश्वासन दिया कि उसका मानना है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। उस शाम मैं सीधे अकारी के कमरे में गया और दरवाज़ा खटखटाया। उसने मुझे अंदर बुलाया और मैंने उसके कमरे में एक हल्की इत्र की गंध महसूस की। मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन जब अकारी ने जोर देकर कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं नीचे बैठ गया और ईमानदारी से माफ़ी मांगी। अकारी शर्मिंदा होकर नीचे बैठी रही, लेकिन मैंने मामले को टालने से इनकार कर दिया। मैंने स्वीकार किया कि हालांकि कभी कभी मेरे पास जंगली अशुद्ध विचार थे और उसके प्रति वासना के विचार थे, मैंने उसे रोका क्योंकि वह एक बार के खिलौने की तरह व्यवहार किए जाने से कहीं अधिक देखभाल की हकदार थी। फिर मैंने धीरे से उसके नीचे का पर्दा नीचे किया, जैसे कि नीचे एक पतली परत हटा रहा हो, और मैंने अकारी से कहा कि मैं एक बार फिर से उसका पति बनना चाहता हूँ। अकारी ने मेरा हाथ पकड़ा, अपने गाल पर लगाया और धीरे से स्वीकार किया कि उसे एक साथ बिताया गया समय पसंद था और वास्तव में मुझे पसंद करती थी। भावनाओं में बहकर मैं शादी के लिए झुक गया, लेकिन अकारी ने शरारत से मुझे रोक दिया, मेरी प्रतिक्रिया पर हंसते हुए, जिससे माहौल पूरी तरह से हल्का हो गया और उसने औपचारिक रूप से मुझे अपने साथी के रूप में स्वागत किया। मेरे जाने के बाद अकारी बालकनी पर खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, महसूस करते हुए कि उसने मेरे लिए अपनी छिपी हुई भावनाओं को स्वीकार कर लिया था। कुछ दिनों बाद खेल के दौरान अकारी और उसके दोस्त उस व्यक्ति के बारे में गपशप कर रहे थे जिसे वे पसंद करते थे, हंसते हुए और फुसफुसाते हुए, जब तक कि शिक्षक ने उन्हें ध्यान न देने के लिए डांटा नहीं। इस बीच में अकारी को चोरी छिपे देख रहा था, लेकिन जब कामो ने मुझे घूरते हुए देखा तो उसने सोचा कि मैं वास्तव में शियोरी को घूर रहा था।
उसी समय मिनामी ने बास्केटबॉल कोर्ट पर हावी होकर कोबे के स्वर्णिम दिनों की तरह एक आदर्श डंक मारा और मैंने देखा कि अकारी और शियोरी दोनों उसे श्रद्धा से देख रहे थे। ये वो समय था जब मुझे आत्मसम्मान का एक ज्वार महसूस हुआ। कामो अभी भी कामो शाओरी और मिनामी के बारे में एक अफवाह फुसफुसा रहा था, या मानते हुए कि वे एक जोड़े के रूप में एक साथ हो सकते हैं। जिम के दूसरी तरफ अकारी के दोस्त भी उससे वही बात कह रहे थे कि मिनामी का शियोरी के साथ जोड़ी बनाने का कोई इरादा नहीं था, शायद इसलिए कि वो उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर चुकी थी। अकारी ने हार मानने से इनकार कर दिया और अभी भी उम्मीद कर रही थी हार न मानने की कसम खाई। लेकिन मेरे लिए वह खबर मेरी आत्मा को बुझा चुकी थी और कामो ने ताना माराया कहते हुए कि शियोरी मिनामी जैसे हैंडसम आदमी के साथ बेहतर फिट होगी मेरे जैसे कमजोर के बजाय। मेरे मन में मिनामी एक बहादुर शूरवीर था जिसने एक राक्षस को हराया, जबकि उसके चारों ओर हर लड़की का दिल जीत लिया, जबकि मैंने खुद को कोने में खड़ा पाया, बेकार और अनदेखा। जिम के बाद शियोरी मेरे पास आई और देखा कि मैं कितना दुखी लग रहा था, या मानते हुए कि मैं फिर से अकारी से लड़ गया था, उसने मुझे उससे सुलह करने के लिए धीरे से प्रोत्साहित किया, ये जानने के बिना कि वो वही थी जिसने मुझे इतना बुरा महसूस कराया। और मैंने सोचा कि अगर वो जानती तो वो कैसी प्रतिक्रिया देगी। मेरा सारा साहस बटोर कर मैंने झिझकते हुए पूछा कि क्या वो मिनामी के साथ जोड़ी बनाने का इरादा रखती है। इस बीच अकारी जिम साफ कर रही थी जब मिनामी अचानक पीछे से दिखाई दिया, जिससे वो चौंक गई। जब वो मुड़ी तो एक बॉक्स ऊपर से गिर गया, लेकिन मिनामी ने तेजी से प्रतिक्रिया की, उसे खतरे के क्षेत्र से बाहर धकेल दिया और अंत में उसे कवर किया। जब वो खड़ा हुआ, अकारी ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, या महसूस करते हुए कि वो अभी भी उसके लिए गहरी भावनाएं रखती है। जाने से पहले उसने चिंता से पूछा कि क्या वो शियोरी के साथ रहने का इरादा रखती है, और मिनामी ने स्वीकार किया कि शायद वो कर सकती है क्योंकि चीजें अच्छी लग रही थी। अकारी ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें पानी से भर गईं। जब मिनामी ने इसे देखा और इसके बारे में पूछा तो उसने अपने दिल के दर्द को छिपाने के लिए एक बहाना बनाया। जैसे ही मिनामी ने उसे सांत्वना देने के लिए धीरे से उसका चेहरा पकड़ लिया, कामो ने जिम में झांका और संयोग से उन्हें देखा, पूरी तरह से दृश्य को गलत समझा और सोचा कि वे चुंबन कर रहे थे। मेरे पास लौटकर शियोरी ने स्वीकार किया कि मुझे यकीन नहीं था कि क्या मैं जोड़ी बनाना चाहती है, लेकिन उसने वादा किया कि अगर हम दोनों रैंक ए पर पहुंचे तो वो मेरे साथ रहेगी। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, कामो दौड़ता हुआ आया और मुझे बताने की कोशिश की कि उसने अभी क्या देखा था। मैं चिढ़कर उससे विनती की कि वह और न कहे, लेकिन इससे पहले कि कामो सब कुछ बता पाता, मिनामी और अकारी उसके पीछे दिखाई दिए। मैंने तुरंत अकारी के उदास चेहरे को देखा और सोचा कि क्या हुआ था आज, बल्कि कामो घबराकर बीच में अटक गया, एक अजीब तीसरे पहिए बन गया। मिनामी ने फिर कामो को बुलाया, उसे जिम की चाबी दी और इस प्रक्रिया में उसे आसानी से मोह लिया, इससे पहले कि वो शियोरी के साथ निकल जाए। अकारी के साथ अकेला छोड़ दिया गया। मैंने पूछा कि क्या सब ठीक था, लेकिन वो दूर हो गई और आगे समझाने से इनकार कर दिया। अगले दिन मुझे अकारी की सहेली से पता चला कि वो सर्दी के कारण जल्दी घर आ रही है। कामो पास ही दिखाई दिया, चिंतित होकर मेरे चारों ओर घूमता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। जब मैंने पूछा, कामो ने आखिरकार कहा कि उसने अकारी को जिम में मिनामी को किस करते देखा था और मुझसे इसे समझाने की उम्मीद की। कामो चौंक गया जब मैं शांत रहा और कहा कि मैं उनके रिश्ते का समर्थन करता हूँ। बाद में घर पर मैं अपार्टमेंट में गया और देखा कि अकारी सोफे पर लेटी हुई थी। मैंने उसे नमस्ते कहा, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, एक ठंडे और अलग थलग व्यवहार के साथ। मैं उसके बगल में बैठ गया, धीरे से माफी मांगी और कहा कि मैं माफी चाहता हूं कि मैं मिनामी नहीं हूं। इसने तुरंत अकारी का ध्यान खींचा और उसने पूछा कि मैंने मिनामी का नाम क्यों लिया। मुझे समझाना पड़ा। मैंने कबूल किया कि मुझे उसके और मिनामी के बीच चुंबन के बारे में पता था और कहा कि अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो मैं उसके फैसले का समर्थन करता। अकारी हंसी मुझे आश्चर्य में छोड़ गई। उसने मुझे बताया कि मैंने गलत समझा था और मिनामी उसे चूम नहीं रहा था, बल्कि अपनी आंखें उससे दूर कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि कामो ने मुझे एक मूर्ख बना दिया था। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। अकारी ने खुलासा किया कि वो दुखी थी क्योंकि मिनामी ने उसे वापस चुंबन नहीं दिया, जिसका अर्थ था कि वो शायद उसे पसंद नहीं करता था। अभिभूत होकर वह रोने लगी। इस तरह की नाजुक स्थिति में देखे जाने पर शर्मिंदा अकारी ने मुझसे कहीं और देखने के लिए कहा, लेकिन इसके बजाय मैंने उसे कसकर गले लगाया और धीरे से कहा कि मैंने पहले ही कहीं और देख लिया है। हैरान अकारी ने मुझे वापस गले लगाने से पहले झिझक। बाद में जब अकारी नहा रही थी, मैंने उस पल को अपने दिमाग में दोहराया और तुरंत उसे गले लगाने पर पछतावा हुआ, या चिंता करते हुए कि यह अनुचित हो सकता है। उसी समय अकारी मेरे बहुत बड़े स्वेटर में बाहर निकली, सामान्य रूप से आइसक्रीम खा रही थी और मेरा दिल लगभग मेरे सीने से बाहर निकल गया। वो बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे बगल में बैठ गई और मैं शांत दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, हालांकि मेरे विचार घूम रहे थे। मेरी घबराहट को भांपते हुए अकारी ने मजाक उड़ाया, मुझे ये जानते हुए कि वास्तव में क्या हो रहा है उसे प्रभावित न करने का दिखावा करते हुए। फिर अचानक उसने मिनामी के बारे में अफवाहों का उल्लेख किया और एक चुंबन का अनुकरण करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। मुझे विश्वास दिलाया कि उसका पहला चुंबन वास्तव में मेरा था और मैं एकमात्र व्यक्ति था जिसने कभी उसके होठों को चखा था। मैं पूरी तरह से स्तंभित हो गया, मेरा दिमाग खाली था। बकी अकारी ने मुझे उसके पहले चुंबन चुराने के लिए डांटा।
फिर भी गहराई से मुझे खुशी की लहर महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ के बावजूद उसके होंठ केवल मेरे थे। कुछ दिनों बाद जब मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, अकारी ने मुझे बुलाया और मेरी टाई ठीक कर दी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने कल्पना की कि अगर वो वास्तव में मेरी पत्नी होती तो क्या होता। अकारी ने मेरी नजर देखी और तुरंत घबरा गई, यह मानकर कि मैं बिस्तर और अन्य हिलने डुलने से संबंधित कुछ सोच रहा था। को बहुत मुझे गले लगाती है और मुझे सावधानी से चलने के लिए कहती है, जिससे मैं पूरी तरह से चौंक जाती हूँ। जैसे ही मैं को फिर से गले लगाने की तैयारी करती हूँ, वह तेजी से मुझे छोड़ देती है और चली जाती है, जिससे मैं भ्रमित और शर्मिंदा होकर खड़ी रह जाती हूँ। स्कूल में मैं कक्षा में सफाई करने के लिए जाती हूँ और श्योरी को सफाई करते हुए देखती हूँ, भले ही ये उसकी बारी नहीं थी। जब मैं पूछती हूँ कि क्यों, श्योरी बताती है कि उसकी दोस्त मेई ने उससे बदलने के लिए कहा था, लेकिन सफाई करने के लिए खुद को बंद कर लेने के बावजूद वह खुश है क्योंकि मेई ने उसे मेरे साथ अधिक समय बिताने का मौका दिया। लेकिन बाद में जब उनके बीच कुछ नहीं होता है तो मेई बड़बड़ाती है कि श्योरी की योजना विफल होती दिख रही है क्योंकि उनके बीच कुछ खास नहीं हुआ है। हालांकि वह श्योरी को अधिक साहसी बनने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये कहते हुए कि उसे अपना प्यार कबूल कर लेना चाहिए, या जानते हुए कि श्योरी लड़कों के साथ ज्यादा अनुभवी नहीं है। इस बीच अकारी दोस्तों के साथ घूम रही है, इस बारे में बात कर रही है कि शादी के अभ्यास कार्यक्रम ने 10 असली जोड़े कैसे बनाए। वो सिर हिलाती है, ये कहते हुए कि वे लोग सिर्फ भावनाओं के बहाव में बह रहे थे। लेकिन जब उसके दोस्तों ने उसकी विरोधाभासी प्रतिक्रिया देखी तो वे मेरा मजाक उड़ाने लगे। वे पुष्टि करते हैं कि वे उसका समर्थन करेंगे, चाहे वो किसी भी लड़के को चुने, भले ही वो मैं और मेरे ठंडे स्वभाव वाला ही क्यों न हो। अकारी हंसती है, ये दावा करती है कि उसका दिल अभी भी मिनामी का है, हालांकि खुद वो भी आश्वस्त नहीं लगती। बाद में स्कूल में श्योरी और मैं कक्षा में अपना काम सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, लेकिन हमारे अलग होने से पहले बातचीत का विषय खोजने में मुझे कठिनाई होती है। सौभाग्य से श्योरी उनके पुराने शिक्षक के बारे में एक मजेदार बातचीत शुरू करती है, जिससे उन्हें आराम करने और फिर से खुलकर बात करने में मदद मिलती है। उसी समय अकारी उन्हें दूर से एक साथ देखती है। किसी कारण से वह जल्दी से एक कोने के पीछे छिप जाती है। वह खुद भी इस बात से भ्रमित है कि उसे उनसे छिपने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। वह अपनी प्रतिक्रिया से भ्रमित होकर चुपचाप चली जाती है। मेरे पास लौटते हुए श्योरी अचानक मेरे सिर पर कुछ देखती है और मुझसे अपनी आंखें बंद करने और आगे झुकने के लिए कहती है। ये सोचकर कि वो मुझे चूमने वाली है मैं घबरा जाती हूँ, लेकिन फिर भी उसका कहना मानती हूँ, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो मेरे बालों से सिर्फ धूल हटा रही थी। मैं खुद को कोसता हूँ कि मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया, जबकि श्योरी मेरे होठों का आनंद लेने का मौका चूकने पर पछताती है। उस रात मैं बालकनी में बैठकर श्योरी के बारे में सोच रहा था, तभी अकारी 2 गर्म दूध के गिलास लेकर आई। वो सहजता से श्योरी के बारे में पूछती है और जब मैं इसे कम करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे रंगे हाथों पकड़ लेती है, क्योंकि वो जानती है कि मैं झूठ बोलने में बहुत बुरा हूँ। फिर बिना किसी चेतावनी के अकारी मुझसे उसका नाम लेने के लिए कहती है। मैं झिझकते हुए आश्चर्यचकित होकर, लेकिन वो इंगित करती है कि मैं श्योरी का नाम आसानी से लेता हूँ, जबकि अपनी पत्नी के लिए ऐसा करने से इनकार करता हूँ। वो धीरे से स्वीकार करती है कि भले ही उसका नाम रोशनी का प्रतिनिधित्व करता है, भी कभी वो असुरक्षित महसूस करती है और उस व्यक्ति से अपना नाम सुनना जिसे वो आप पर विश्वास करती है, जैसे मैं उसे आराम देता है। थोड़ी देर खामोशी के बाद मैं आखिरकार उसका नाम पुकारता हूँ, जिससे अकारी हैरान रह जाती है। जब मैंने अपने शब्दों को वापस लेने की कोशिश की तो उसने मुझे रोका और फिर से कहने के लिए कहा, जिसे मैंने मना कर दिया। वे तब तक बहस करते रहे जब तक अकारी ने ये नहीं कह दिया कि ये कितना अनुचित है कि वो अकेली है जो मुझे मेरे नाम से पुकारती है, जैसे कि वो अकेली है जो मांग कर रही है। वह क्षण जम गया। हम दोनों को एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा था। अकारी घबरा गई, या कहकर छुपाने की कोशिश की कि उसका मतलब मेरे नकली पत्नी के रूप में था, फिर भाग गई, अपने जज्बात को कबूल करने से इनकार कर दिया। अगली सुबह शिक्षक ने घोषणा की कि विवाह अभ्यास के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आगामी परीक्षा प्रत्येक जोड़े के स्कोर को जोड़ेगी और यदि वे असफल होते हैं तो वे स्नातक नहीं कर पाएंगे। मैं घबरा गया, या महसूस करते हुए कि जबकि मिनामी और श्योरी ठीक होंगे, मैं और अकारी गंभीर मुसीबत में थे, दोनों कैट्रोफी मस्तिष्क को देखते हुए। स्कूल के बाद मैंने अकारी को मेरे साथ अध्ययन करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया, या कहते हुए कि उसे कराओके के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां अन्य स्कूलों के लड़के विशेष रूप से उसे बुलाएंगे। मैंने उससे जोर देकर कहा कि उसे परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसने सिर हिला दिया, या मानते हुए कि वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं पहले से ही नजरअंदाज किए जाने से थक चुका था और मैंने उसे रद्द करने और मेरे साथ अध्ययन करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। अकारी ने विरोध किया है, कहते हुए कि उसके दोस्तों को उसकी वहां जरूरत है, लेकिन मैंने जवाब दिया कि एक पति के तौर पर मुझे उसकी ज्यादा जरूरत है। यह सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया और वो अनिच्छा से सहमत हो गई, हालांकि अंदर से वो नाराज थी, मानते हुए कि मैं ये केवल श्योरी के लिए अच्छा स्कोर करने के लिए कर रहा था। इसके बाद हमारी पढ़ाई शुरू हो गई, लेकिन ये अकारी के लिए एक संघर्ष था जिसे अध्ययन करना पसंद नहीं था और वो जल्दी से विचलित हो गई। मैंने उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन वो हतोत्साहित महसूस कर रही थी, सोच रही थी कि मैं उसे श्योरी के लिए मजबूर कर रहा हूँ।
जब उसने अध्ययन करने के बजाय कुछ मजेदार करने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम सही रास्ते पर हैं। रणनीति बदलते हुए मैंने उसे हर बार जब वो सही जवाब देती थी तो उसकी प्रशंसा की, और मेरे आश्चर्य के लिए अकारी ने धीरे धीरे प्रयास करना शुरू कर दिया। कई घंटे बीत गए और हमने अभ्यास पूरा कर लिया। अकारी ने मुझे धन्यवाद दिया, मुझे सेंसे कहा, जिससे मैं भ्रमित हो गया। मेरी प्रतिक्रिया को देखकर उसने मुझे पेरेंट, पार्टनर जैसे नामों से पुकारना शुरू कर दिया और मेरा चेहरा और भी लाल हो गया। मुझे और चढ़ाने के लिए अकारी अचानक मुझ पर कूद पड़ी, मुझे नीचे गिरा दिया और मुझे एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया। चौंक गया, मैंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में उसके कर्व्स को देखा जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आश्चर्यजनक रूप से हम फिसल गए और मैं अंततः उसके ऊपर आ गया। जब अकारी ने चिंता से मुझे मजाक न करने के लिए कहा तो मेरे अंदर कुछ फूट पड़ा। मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरे हाथ उसके कमर से सरक गए। अकारी एक छोटी सी आ भरती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता उसने देखा कि मेरी नाक एक हार्वर्ड के नुकसान की तरह बह रही है। तनाव दूर हो गया और अकारी हंसी जब मैंने शर्मिंदगी में अपना चेहरा पोंछा। जब मैंने पूछा कि उसने आज पूरे दिन इतना अजीब व्यवहार क्यों किया तो अकारी ने स्वीकार किया कि उसने सोचा था कि मैं ये केवल शियोरी के लिए कर रहा हूँ। मैं समझाता हूँ कि मैंने ये भी किया ताकि अकारी मिनामी के साथ रह सके, लेकिन मेरे शब्दों ने अकारी को सोच में डुबो दिया। यदि वे ए ग्रेड प्राप्त करते हैं तो वे एक साथ नहीं रहेंगे और वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में घर पर बधाई नहीं देगी। उस रात अकारी ने अपना गाउन कसकर पकड़ा, उनके द्वारा कपड़ों पर साझा की गई इत्र की खुशबू में सांस लिए इस क्षणभंगुर वैवाहिक जीवन का आनंद लिया जिसे वो जानती थी कि अंततः समाप्त हो जाएगा। अगली सुबह मैंने अकारी को बधाई दी, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए उसने मुझे उनके नाम से पुकारना शुरू कर दिया। वो हमेशा की तरह खुश, उज्ज्वल और प्यारी लग रही थी, हालांकि वह अभी भी मेरे नाम के बजाय उनका नाम इस्तेमाल करती रही, जिससे मुझे मुश्किल हुई। जब कामों ने इसके बारे में सुना तो उसने मुझे चिढ़ाया, कहते हुए कि मुझे पति से सहायक पात्र में पद से हटा दिया गया है, लेकिन मैंने उसे खारिज कर दिया, जानते हुए कि कामों वैसे भी कामुक लड़कियों की तरह अधिक है। बाद में वे संयोग से मेई से मिले जो एक लड़की के प्रेम प्रस्ताव का सामना कर रही थी। मेई ने धीरे से लड़की को अस्वीकार कर दिया, समझाते हुए कि वो रुचि नहीं रखती थी, लेकिन फिर भी सांत्वना के लिए उसे गले लगा लिया। अस्वीकृत लड़की ने बाद में मेई से उसे एक बार पुकारने के लिए कहा और जब उसने ऐसा किया तो मैंने महसूस किया कि वो इशारा कितना मायने रखता। ये मुझे एक ऐसी बात की याद दिलाता है जिसे मैंने अनदेखा कर दिया था कि अकारी भी चाहती थी कि मैं उसे उसके नाम से पुकारूं। घर जाकर मैं नहाने की तैयारी कर रहा था, तभी अकारी खुशी खुशी अंदर आई, मुझे उनके परीक्षा परिणाम दिखा रही थी। हम दोनों उच्च अंक के साथ उत्तीर्ण हुए और उसने मुझे उत्साह से गले लगा लिया, मेरे किसी भी विरोध की परवाह किए बिना। बाद में जब अकारी अपने बाल सुखा रही थी, मुझे उसकी इच्छा याद आई और धीरे से उसे उसके नाम से पुकारा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आखिरकार उसे एहसास हुआ तो उसका आत्मविश्वास वाला चेहरा गायब हो गया और वो घबरा गई। फिर उसने मुझे झिझकते हुए मेरा नाम दोहराया, ये महसूस करते हुए कि मैं उसे प्रभावित कर रहा हूँ। मैंने शरारत से उसका नाम कई बार दोहराया, जिससे वो तब तक चौंक गई जब तक कि उसने लाल चेहरे के साथ मुझे रोक नहीं दिया। अकारी ने स्वीकार किया कि उसे ये पसंद आया और मुझे ऐसा करते रहने के लिए कहा, क्योंकि उनके पास एक जोड़े के रूप में एक साथ रहने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इस बीच में ही ने मेरे और अकारी के अंकों को देखा और शियोरी को चेतावनी दी कि वे कितने करीब दिखते हैं। मेई ने सुझाव दिया कि यदि शियोरी ने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो अकारी मेरा दिल पूरी तरह से जीत सकती है। इसने शियोरी के भीतर कुछ जगा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, वह अभ्यास सत्र के दौरान एक गेंद से टकरा गई और उसे चिकित्सा कक्ष में ले जाना पड़ा। अवसर को देखते हुए मेई ने मुझे शियोरी की स्थिति के बारे में बताया और उसे खिलाने के लिए मुझे भोजन और पेय दिया, मुझे उससे मिलने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने गुप्त रूप से शियोरी को एक संदेश भी भेजा, उसे बताया कि मैं आ रहा हूँ, जिससे शियोरी ने इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का संकल्प लिया। जब मैं पहुंचा तो शियोरी मुझे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन चीजें अजीब हो गईं जब मैंने महसूस किया कि उसी तरह का भोजन पहले से ही उसकी मेज पर था। उसने समझाया कि मिनामी ने उसे पहले ही दे दिया था और मिनामी के शामिल होने के विचार ने मुझे ईर्ष्या से भर दिया। शियोरी फिर धीरे से अकारी को याद दिलाती है, ये बताते हुए कि मैं और अकारी शायद बहुत अच्छे हैं। वो स्वीकार करती है कि काश वो अकारी की जगह होती मेरी प्रेमिका के तौर पर। चिंता के साथ वह स्वीकार करती है कि अकारी जैसी किसी व्यक्ति की तुलना में वह महसूस करती है कि वो रिश्ते के मामले में पीछे छूट गई है और आमतौर पर वो लड़कों से बहुत शर्मिंदा होती है। मैं उसे आश्वस्त करता हूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जिससे वो अधिक सहज हो जाती है। अपनी पूरी कोशिश से शियोरी मुझसे एक काम के लिए कहती है। वो चाहती है कि मैं उसे ठीक से किस करना सिखाऊं। मैं उस अनुरोध से झिझकता हूं, लेकिन शियोरी जोर देती है कि उस पर उससे ज्यादा कोई भरोसा नहीं है। थोड़ी देर के आंतरिक संघर्ष के बाद मैं सहमत हो जाता हूं और हम धीरे धीरे करीब आते हैं। हालांकि इससे पहले कि हम एक दूसरे को छूते दरवाजा अचानक खुल जाता है और साची अंदर आ जाती है, जो शायद सोने के लिए आई थी। बिस्तर के पास जूतों की एक जोड़ी को देखकर उसे लगा कि पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ है और वो बिना एक शब्द कहे जल्दी से चली गई। उलझन में मैं और शियोरी पीछे हट गए, लेकिन ऐसा करते हुए मैं गलती से उस पर गिर गया और हम एक दूसरे को छू गए।
वैसे भैया महसूस करते हुए कि क्या हुआ था मैं जल्दी से पीछे हट गया घबराहट में, लेकिन शियोरी शांति से मुझे बताती है कि सब ठीक है। स्तब्ध होकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। इस बीच अकारी मुझे संदेश का जवाब देने का इंतजार कर रही थी। जब साची दिखाई दी और कमरे में उसने जो देखा था उसका उल्लेख किया तो इस बात का एक शक्तिशाली संकेत था कि मेरे और शियोरी के बीच कुछ अंतरंग हुआ था। सदमे और आहत अकारी को यह विश्वास करना मुश्किल लगा। थोड़ी देर बाद मैंने उसे एक संदेश भेजा जिसमें मैंने स्वीकार किया कि मैं शौचालय में था, जिससे उसकी शंका और बढ़ गई। बाद में उस दिन अकारी उस कैफे में आई जहां मिनामी काम करती थी। हालांकि मिनामी ने उसे पहचान लिया, उसने उसे देखने का नाटक किया और चुपचाप उसे एक विशेष पेय दिया, जिससे वो और अधिक भ्रमित हो गई। वो भारी मन से घर लौट आई, मुझे विश्वास करने और ये डरने के बीच फटी हुई थी कि शियोरी अभी भी मेरा दिल जीत सकती है। जब वो घर लौटी तो उसने पाया कि दरवाजा खुला था और मैं सोफे पर सो रहा था। शुरू में वह अव्यवस्था से परेशान थी, लेकिन मुझे उसके लिए इंतजार करते हुए देखकर उसने अपना मूड शांत कर लिया। उसने अपने कपड़ों को बदलना शुरू कर दिया, मुझ पर लेट गई और चाहती थी कि मैं जाग जाऊं ताकि वो मेरे प्यार के बारे में आश्वस्त महसूस कर सके। उस रात अकारी ने उम्मीद की कि मेरे और शियोरी के बीच कुछ नहीं हुआ होगा और मैं अभी भी उसकी प्रेमिका के रूप में नहीं छोड़ा गया था। अगली सुबह मैं उठकर चौंक गया कि अकारी मुझ पर झुकी हुई थी, जिससे ये वास्तव में बहुत धुंधला लग रहा था। अकारी ने मेरे भ्रमित चेहरे को देखा और मजाक किया, कहते हुए कि मैंने उसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है और उसे पूरी रात जगाए रखा है। मैं घबरा गया, बड़बड़ाया और चिंतित था कि कुछ गंभीर हुआ है जिसे मैंने नहीं पहचाना। हताशा में मैंने अकारी से पूछा कि क्या ये सच है, लेकिन जवाब देने के बजाय उसने बदले में पूछा या पुष्टि करना चाहती थी कि मेरे और शियोरी के बीच कुछ हुआ था या नहीं। मैंने जोर देकर कहा कि कुछ भी नहीं हुआ था और अंत में उसने स्वीकार किया कि वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रही थी। राहत के साथ मैंने उसे इतनी गंभीर बात लाने के लिए डांटा, जबकि अकारी हंसी, लेकिन ये छिपा दिया कि वो कितनी परेशान थी कि मैं इतना सहज था कि ये जानने के बाद कि मैं उसका पहला नहीं था। अगले दिन कामों ने देखा कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है और पूछा क्या हुआ, लेकिन वो सवाल केवल अकारी के लुभावने शरीर की याद दिलाता है, जिससे मैं अंदर से घबरा गया। इस बीच शियोरी अपने काम के लिए कचरे के ढेर को ले जाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन तभी साची और नत्सुमी आ गईं और तुरंत मदद की पेशकश की। जब वे निपट रहे थे, मैं और कामो वहां से गुजरे और लड़कियों ने तुरंत हमें मदद के लिए बुलाया। नत्सुमी ने कामों को छेड़ना शुरू कर दिया ताकि उसे खींचा जा सके, जो तुरंत प्रभावी रहा। जब उन्होंने कार्यों को सौंपने पर चर्चा करना शुरू किया तो लड़कियों ने शियोरी को मेरे साथ जोड़ी बनाने का फैसला किया, लेकिन शियोरी ने तुरंत साची के साथ जोड़ी बनाने का अनुरोध किया। मैं इनकार से लगभग गिर गया और साची ने शियोरी को मेरे साथ जोड़ने के लिए माफी मांगी। लेकिन जब लड़कियों ने शियोरी की शर्मिंदगी देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि वो मुझे पसंद करती है। बाद में अकारी साची और नत्सुमी के साथ घूमते हुए अकारी से सहजता से मेरे लिए उसकी भावनाओं के बारे में पूछा। अकारी ने सवाल से परहेज किया, लेकिन वे पहले से ही जानते थे कि वो मुझे पसंद करती है। उन्होंने उसे मिनमी की याद दिलाई, चिढ़ाते हुए कि वो उसे कैसे पसंद करती थी, लेकिन ये सुनिश्चित किया कि वे उसे किसी का भी चुनाव करें, चाहे वह शैतान वाले गर्म मिजाज लड़के हों या विशाल कमजोर। अकारी के जाने के बाद दो दोस्तों ने शियोरी की बढ़ती भावनाओं पर चर्चा की और चिंता जताई कि अगर अकारी ने बहुत लंबे समय तक संकोच किया तो मैं शियोरी को चुन सकता हूं, जिससे अकारी का दिल टूट जाएगा। अचानक उन्होंने आतिशबाजी उत्सव के लिए एक पोस्टर देखा और उन्होंने अकारी को बढ़त दिलाने में मदद करने के लिए एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद उत्सव में आमंत्रित होने के बाद मैंने अकारी को युकाटा पहनने में मदद की ताकि वो मिन्मी को प्रभावित कर सके। उसने मेरे लापरवाह काम की आलोचना की, मुझे बेकार कहा, लेकिन मैं गुप्त रूप से उसकी कमरबंद को नीचे खींचना और उसे चुप कराना चाहता था। अकारी ने मुझे विभिन्न कमरबंद बांधने के तरीके दिखाए और मेरी राय पूछी, लेकिन जब मैंने बो टाई शैली चुनी तो उसने उसे काट दिया, या कहते हुए कि मिन्मी कुछ अधिक परिष्कृत पसंद करेगी। जब उसने पूछा कि क्या मैं ईर्ष्या कर रहा हूं और मैंने इनकार कर दिया, अकारी आहत हो गई और मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया कि वो मिन्मी के साथ खुश रहेगी, जबकि मैं घर पर अकेला और खुद को देखकर रहूंगा। पिछले हिस्से को ठीक करने के बाद अकारी ने मुझसे सामने वाले हिस्से को ठीक करने के लिए कहा। जब मैंने उसे अपनी बाहें लपेट लीं तो नाजुक कपड़े ने पल को असहनीय रूप से तनावपूर्ण बना दिया और हम दोनों इसे महसूस कर सकते थे। बाद में उत्सव में साची और नत्सुमी ने अकारी की प्रशंसा किया, कहते हुए कि वो इतनी अद्भुत लग रही थी कि मिनमी तुरंत आकर्षित हो जाएगी। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने मिनमी के दोस्तों को उसकी भावनाओं के बारे में बताया था ताकि मदद मिल सके, जिससे अकारी घबरा गई, लेकिन उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि उसका युकाटा सब कुछ ठीक कर देगा। हालांकि यह सुनकर अकारी ने केवल मुझे सोचा, जिसने उसके लिए कपड़े पहने और उसे इतना खूबसूरत बनाया। उसने खुद को मना लिया कि अगर वो मिनमी से अधिक गहराई से प्यार करती है तो उसे अंततः मेरे दूसरों के साथ रिश्ते का समर्थन करने से अधिक दर्द होगा। तभी मिनामी के दोस्त उसे माफी मांगते हुए चेहरे के साथ मिले। जब उन्होंने समझाया कि मिनामी काम पर अतिरिक्त काम के कारण नहीं आ सकती है, साची ने उन्हें इस कार्य में असफल होने के लिए डांटा। और जब लड़कों में से एक टेरा फुनेकी को रिझाने की कोशिश करता है ताकि उसकी जगह ले सके, वो पीछे हटने लगी, जबकि साची उसे घसीट कर ले गई, उसे दयनीय कहकर।
बाद में लड़कियों ने एकी से माफी मांगी, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वो ठीक है और अकेले ही त्योहार में घूमने चली गई। हालांकि उसने मिनामी को प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ तैयार किया था, पर जब वो वहां नहीं था तो एकी को आश्चर्यजनक रूप से हल्का महसूस हुआ। अपने युकाटा को कसकर पकड़ते हुए वह चिंतित हो गई, या सोचते हुए कि शायद मिनामी और मैं दोनों ही उसे पसंद नहीं करते। तभी उसने लोगों को एक सुंदर जोड़े के बारे में बात करते सुना और मुड़कर देखा तो मिनामी शियोरी के बगल में चल रहा था। उसका दिल डूब गया है, मानते हुए कि वे साथ में हैं, और वो संदेह में पड़ गई खुद से पूछ रही थी कि क्या उसे छोड़ देना चाहिए। इससे पहले कि उसके विचार और काले हो जाते, साची और नात्सुमी उसे ढूंढ लिया, उसके चेहरे को देखा और उसे घर जाने का सुझाव दिया। इस बीच मिनामी और शियोरी त्योहार से निकल गए। पता चला कि वे डेट पर नहीं थे और शियोरी बस मिनामी को उसके कार्यस्थल तक एक छोटा रास्ता बता रही थी। मिनामी उसका शुक्रिया अदा करता है और वो जवाब देती है कि चूंकि वे अभ्यास के लिए जोड़े गए थे, उन्हें एक दूसरे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में वापस मैं आत्म अत्याचार के एक सत्र के बाद बालकनी पर अकेला हूँ। उदास और चिड़चिड़ा मैंने कल्पना की कि एक ही मिनामी के साथ खुश है, जबकि मैं अकेला फंसा हुआ हूँ। खुद से पूछ रहा हूँ कि मेरे रिश्ते के समाप्त होने पर मैं कौन बनूंगा, और मिनामी के मुकाबले मुझे लगता है कि मैं एकी के जीवन में कुछ भी नहीं हूँ। तब एकी मुझे रोते हुए पुकारती है, मुझे उसे सांत्वना देने के लिए कहती है। मैं दौड़कर बाहर जाता हूँ और उसे बाहर बैठा हुआ पाता हूँ, जो बेहद हताश दिख रही है। वो हताशा से अभिभूत हो गई और मैंने चुपचाप उसे सांत्वना दी, उसे वापस स्वागत किया। फिर हम दोनों ने बालकनी से आतिशबाजी देखी। एकी ने झिझकते हुए पूछा कि क्या वो उसकी युकाटा में अच्छी लग रही है, और मैंने कहा कि मुझे धनुष वाली गांठ ज्यादा पसंद है। उसने महसूस किया कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ और पहले से अलग मैंने इससे इनकार नहीं किया, जिससे वो चौंक गई। धीरे से मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा और कहा कि मैं वो गांठ बांध सकता हूँ जो मुझे पसंद है। शुरुआत में मुझे मुश्किल हुई निर्देश देखने के लिए, मैं अपने फोन से जूझ रहा था, लेकिन जैसे ही एकी ने झुककर मदद की, फोन मेरे हाथ से फिसल गया और मैं स्वाभाविक रूप से उसे पकड़ने के लिए बाहों में भर लिया, उसे कसकर पकड़े हुए। आहें भरने के बजाय एकी ने धीरे से मुझसे उसका नाम पुकारने को कहा ताकि उसे आत्मविश्वास मिल सके। मैंने वैसा ही किया, उसका नाम बार बार फुसफुसाता रहा और एकी हर आवाज का आनंद ले रही थी। उनके ऊपर दिल के आकार की आतिशबाजी फूट पड़ी जब वे उस पल को साझा कर रहे थे। एकी ने मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने पिछली बातों के बारे में कुछ नहीं पूछा, और मैंने चुपचाप आश्चर्य किया कि क्यों। शियोरी की परवाह होने के बावजूद एकी के साथ होने का एहसास बहुत सही लगा। इस बीच शियोरी अकेला महसूस कर रही थी, या सोचते हुए कि मैं उससे उसके अचानक चुंबन के बाद से बात नहीं की है। इसी बीच अकारी अभी भी उत्सव में हुई घटनाओं से जूझ रही थी। खुद को ये समझा रही थी कि उसका दिल अभी भी मिनामी का है, भले ही उसे अंदर से विरोधाभास महसूस हो रहा हो। अगली सुबह परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए और उनके प्रयासों के बावजूद वे अभी भी ए ग्रेड हासिल नहीं कर पाए। फिर भी अकारी आशावादी बनी रही और विश्वास करती रही कि वे अभी भी सफल हो सकते हैं। दिन के अंत में मैं नहाने गया। शियोरी के पहले रोने के बारे में सोचता रहा और वो मिनामी के साथ रहना कितना चाहती थी। अचानक अकारी घबराहट में बाथरूम में घुस गई। उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि मैं पूरी तरह से नग्न बैठा था। वह पागल की तरह मेरे पास आई और मुझे बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा था। लेकिन जब मैंने पूछा कि कौन, तो उसने कहा कि ये एक बंदर था जो उसका पीछा कर रहा था। नाराज होकर मैंने उसे इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे परेशान करने के लिए डांटा, लेकिन अकारी ने मुझे खींच लिया और मुझे लिविंग रूम में ले गई। जब उन्हें बंदर नहीं मिला तो मैंने उसके आकार के बारे में पूछा और अकारी ने अपनी उंगली से दिखाया कि वो कितना बड़ा था। अभी भी डर रही थी, उसने मेरा हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया और जिद करती रही कि मुझे उसके साथ रहना होगा। मुझे कसकर पकड़े हुए उसने मुझसे एक नाश्ता लेने के साथ जाने के लिए कहा और हम अंततः सोफे पर एक साथ बैठ गए। अकारी मुझसे सट कर बैठ गई और मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया कि मैं शांत रहूं और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करूं। थोड़ी देर बाद अकारी बेचैनी से फुसफुसाने लगी और मैंने ध्यान दिया। जब मैंने पूछा कि क्या कुछ गलत है तो उसने झिझकते हुए स्वीकार किया कि वो चाहती थी कि मैं उसके साथ बाथरूम में चलूं। मैं बाहर इंतजार कर रहा था, जबकि वो अंदर अपना काम कर रही थी और वो मुझे बार बार बुलाती रही ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मैं कहीं गया नहीं था। जब वो बाहर निकली तो मैं अंदर गया और इंतजार करते हुए अकारी ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि मैं उसकी सभी मांगों के बावजूद कितना धैर्यवान और कोमल था। जब मैं बाहर निकला तो मैंने उसका हाथ पकड़ने की पेशकश की, जिससे अकारी मुस्कुराई क्योंकि उसने खुशी से स्वीकार कर लिया। वे लिविंग रूम में लौट आए और जब मैं आइसक्रीम खा रहा था तो अकारी ने एक टुकड़ा मांगा। शुरू में मैं झिझक रहा था, लेकिन अकारी के शरारती छेड़छाड़ के बाद मैं आखिरकार हार गया और उसे एक टुकड़ा दे दिया। अचानक अकारी ने पूछा कि क्या वे अजनबियों की तरह मिले थे तो मैं क्या करूंगा। मुझे लगा कि वे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अकारी सहमत नहीं हुई और कहा कि वो मुझसे मिलना चाहेगी, तब भी जब मैं उसका निर्दिष्ट साथी नहीं था। आश्चर्यजनक रूप से अकारी ने सुझाव दिया कि उन्हें डेट पर जाना चाहिए, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि वो सच कह रही है तो मुझे एहसास हुआ कि ये विचार मेरे दिमाग में कितना बड़ा हो गया था। अनजाने में अकारी भी गुप्त रूप से उसी के बारे में सोच रही थी।
उसी क्षण कारी ने फिर से बंदर को देखा और डर के मारे उछल पड़ी मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे उन पलों में खींच लिया जिनकी मेरे युवा पुरुष ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद वे इस बात पर चले गए कि मिनामी शायद एक चूहे से डर जाएगी यदि वो अकारी का पति बन जाता है, लेकिन अकारी हंसिया जानते हुए कि मैं उसे बचाने के लिए हमेशा वहां रहूंगा। उस रात जबकि मैं आराम से सो रहा था, अकारी मेरे विपरीत दीवार पर टिक गई चुपचाप कल्पना कर रही थी कि अगर वे एक दूसरे के बगल में सोए तो कैसा लगेगा। इस बीच शियोरी बालकनी में अकेले समय बिता रही थी, विचारों में खोई हुई थी जब मिनामी आई और धीरे से उसे सुनने की पेशकश की। उसने स्वीकार किया कि उसने गलती से किसी को चूमा था और चिंतित थी कि ये उसके होठों के कारण मुश्किल हो सकता है। मिनामी ने उसे आश्वासन दिया, उसे आत्मविश्वास रखने के लिए कहा और उसे स्पष्ट रूप से पूछने के लिए प्रोत्साहित किया। अगले दिन शियोरी ने मेई के साथ कपड़ों के विकल्पों पर चर्चा की, लेकिन मेई ने उसे चिढ़ाया सुझाव देते हुए कि शियोरी उसे आश्चर्यचकित कर दे उसके जन्मदिन के पोशाक की तरह एक साहसिक पोशाक पहनकर। शियोरी ने मेई के पहनावे पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मेई शरारती और छेड़खानी करती रही, जिससे शियोरी भ्रमित हो गई और महसूस किया कि क्यों कई लड़कियां मेई के आकर्षण से आकर्षित होती हैं। जल्द ही ट्राफुन मेई का प्रेमी अंदर आया और उन्हें बताया कि वो और मिनामी देर रात तक कराओके के लिए जा रहे हैं और मेई को शियोरी के साथ रात भर रुकना। जाने से पहले उसने मेई से फुसफुसाया कि वो शियोरी के अंदर कौमार्य को जगाने के अवसर का लाभ उठाए, जिससे वो घबरा गई, लेकिन शियोरी को विचार दिलचस्प लगा और वो रुकने के लिए सहमत हो गई। बाद में टेराफुन मिनामी और कामो के भाई के साथ बाहर गया और बातचीत के दौरान मिनामी ने स्वाभाविक रूप से मेरा उल्लेख किया, जिससे टेराफुन तुरंत असहज हो गया। उसके लिए मैं एक निरंतर बाधा था, वा कारण क्यों वो अकारी के करीब नहीं जा सका और वो मेरा नाम सुनकर भी बर्दाश्त नहीं कर सका। इस बीच शियोरी और मेई ने रात भर रुकने की योजना पूरी की और जब शियोरी ने एक साथ स्नान करने का सुझाव दिया तो मेई सोचती रही और विभिन्न परिदृश्यों की कल्पना करने लगी। लेकिन जब शियोरी ने आपके साथ पुरानी तस्वीरें देखने की बात कही तो मेई को एहसास हुआ कि शियोरी का दिल कहीं और था और रात भर रुकने का विचार छोड़ दिया। कहीं और मैं कामों के साथ ग्रीष्मकालीन योजना के बारे में बात कर रहा था। कामों ने ईर्ष्या व्यक्त किया, बताते हुए कि मैं अकारी के साथ कितना भाग्यशाली था कि मुझे उसके और शियोरी के साथ इतना समय बिताने और चुंबन प्राप्त करने का मौका मिला। इससे नाराज होकर कामों ने उन यादों को अपने ऊपर उकेर कर अपने अस्तित्व से मिटाने का इरादा किया। ठीक उसी समय शियोरी संयोग से रेस्तरां से गुजरी और अंदर देखा एक चौंकाने वाली घटना का गवाह बनी जब कामों मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था। हिलकर मैं तुरंत कामों को धक्का देकर बाहर भाग गया और समझाने की कोशिश की। शियोरी ने सुना और यद्यपि वो असहज महसूस कर रही थी, उसने मुझ पर विश्वास किया जब मैंने कहा कि ये एक गलतफहमी थी। हालांकि जैसे ही विषय बदला उन्हें एहसास हुआ कि वे दो पूरी तरह से अलग चुंबनों के बारे में बात कर रहे थे, जिससे वे दोनों शर्मिंदगी से लाल हो गए। मैंने देखा कि शियोरी भारी सामान ले जा रही थी और मदद का सुझाव दिया और साथ में वे बोझ साझा करते हुए चले। एक क्षण के ठहराव में इन दोनों ने शादी करने की भावना की कल्पना की। जीवन के बोझ को एक साथ उठाते हुए शियोरी ने आखिरकार अपने आकस्मिक चुंबन का उल्लेख किया और शर्माने के बजाय उसने स्वीकार किया कि वो वास्तव में इसका आनंद लेती है और ये हुआ इसके लिए आभारी है। उनकी आंखें मिली और उनके बीच तनाव बढ़ गया, लेकिन जैसे ही वे और करीब आए एक काली बिल्ली उनके बीच कूद गई, जिससे ठीक पल पहले वो क्षण घटित हो सके। अगले दिन शिक्षक ने घोषणा की कि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है, लेकिन मैं अभी भी अकारी और शियोरी दोनों के लिए अपनी भावनाओं के साथ उलझन में था। उसी क्षण कामों ने उत्साहपूर्वक मुझे समुद्र तट पर एक अंशकालिक नौकरी के लिए एक भर्ती पोस्टर दिखाया, कहते हुए कि उसका भाई वहां काम करता है। मेरी हैरानी के लिए कामों ने खुलासा किया कि उसने हम दोनों के लिए बिना पूछे ही आवेदन कर दिया था। मैंने उसे डांटा यह सुनिश्चित करते हुए कि मैं भाग नहीं लेना चाहता, लेकिन इससे पहले कि बहस आगे बढ़ पाती। जब शियोरी ने पोस्टर देखा तो वो मुस्कुराई और कहा कि वो भी वहीं काम करेगी। ये सुनकर कामों ने गर्व से उसे बताया कि वो और मैं भी वहीं रहेंगे। शियोरी बहुत खुश लग रही थी, जिससे मैंने तुरंत अपना मन बदल लिया और अब मैं काम शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि शियोरी मेरे साथ होगी। मैं विशेष क्षणों को एक साथ बिताने का सपना देखने लगा, लेकिन कामों ने मुझे याद दिलाया कि स्वीकृति से पहले मुझे अकारी की अनुमति की आवश्यकता होगी। जब मैं घर पहुंचा तो अकारी ने मुझे स्विमसूट में बधाई दी और मैं लगभग वहीं नाक से खून बहने वाला था। उसने समझाया कि वो दोस्तों के साथ समुद्र तट पर जा रही है और मुझसे पूछा, लेकिन मैं बस देखता रहा, पूरी तरह से उलझन में। इसे देखते हुए अकारी ने मुझे छेड़ा, मेरा जैकेट मुझ पर डाला और कहा कि मैं एक विकृत व्यक्ति हूँ। मैं होश में आया और पूछा कि क्या उस यात्रा पर कोई लड़का होगा। अकारी ने सोचा कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, लेकिन मैंने समझाया कि मुझे ये जानकर बेहतर महसूस हुआ कि उसकी रक्षा करने वाला कोई होगा। धीरे से मुस्कुराते हुए अकारी ने स्वीकार किया कि वो वास्तव में छुट्टी पर नहीं जा रही थी, क्योंकि ये समुद्र तट पर एक अंशकालिक नौकरी थी। मैंने कहा कि मैं भी वहीं काम कर रहा हूं, क्योंकि कामों ने मेरे लिए आवेदन किया था, जिससे वो हैरान रह गई। हालांकि जब मैंने उल्लेख किया कि शियोरी भी वहां होगी तो अकारी का मूड सूक्ष्म रूप से बदल गया। उसने चंचल बनने की कोशिश किया, कहते हुए कि वो खुश थी कि आखिरकार मैं शियोरी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी हल्की ईर्ष्या स्पष्ट थी।
अचानक अकारी मेरी ओर झुकी और मुझसे ये स्वीकार करने के लिए कहा कि हम अलग होने पर मुझे उसकी याद आएगी। मैंने इनकार कर दिया, इसलिए अकारी करीब आ गई। तब तक छेड़ती रही जब तक मैं पूरी तरह से अवाक नहीं हो गया। लेकिन फिर अकारी की चंचल आवाज धीमी हो गई और वो धीरे धीरे रोने लगी। मैं घबरा गया और उसे दिलासा दिया। अपने आंसुओं के माध्यम से उसने स्वीकार किया कि वो गर्मियों के दौरान मुझे याद करेगी। उसने मुझे कसकर गले लगाया, कहते हुए कि उसे बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता है और मुझे खुद को नियंत्रित करने, अपना सारा ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। शांत होने के बाद अकारी ने मुझसे पूछा कि वो अपने स्विम सूट में क्या सोचती है, और जब मैंने गर्व से स्वीकार किया कि मुझे ये सचमुच पसंद है तो उसने मुझे हैरान कर दिया जब उसने कहा कि वो एक और पोशाक पहनेगी। उलझन में मैंने पूछा क्यों, और अकारी ने झिझकते हुए समझाया कि वो इस स्विम सूट को तब के लिए बचा रही थी जब हम दोनों अकेले समुद्र तट पर जाते थे। तभी मैंने उसके काम के लिए लगे उसके बैज पर ध्यान दिया और एहसास हुआ कि हम दोनों एक ही जगह जा रहे थे। इसके बाद वे अन्य कर्मचारियों के साथ नाव से द्वीप पर पहुंचे। मिनामी ने सभी को चारों ओर घुमाया, इससे पहले कि वो उन्हें उस कैफे में ले जाए जहां वे काम करेंगे। उन्होंने अपनी वर्दी बदली और मालिक ने मुख्य रूप से सभी को जोड़े बनाने और रसोई और सर्विसिंग के कार्यों को सौंपने का निर्देश दिया। ये सुनकर शियोरी ने तुरंत मुझसे रसोई में उसकी जोड़ी बनने के लिए कहा और मैं खुशी खुशी सहमत हो गया, जब कि मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। इस बीच अकारी आखिरकार मिनामी के साथ कैशियर पर काम कर रही थी, जहां उसे आखिरकार उससे करीब आने का मौका मिला। दूर से टेराफुन चुपचाप दुख में खड़ा था, उस लड़की को घूर रहा था जिसे वो पसंद करता था, दूसरों के साथ समय बिताते हुए। साची और नत्सुमी ने उसका मजाक उड़ाया, कहते हुए कि मिनामी अकारी का दिल जीत लेगी, लेकिन टेराफुन ने शांति से इनकार कर दिया कि वे गलत थे और घोषणा की कि वो कुछ ऐसा जानता था जो वे नहीं जानते थे, और आगे समझाने से इनकार कर दिया। रसोई में वापस मैंने शियोरी को प्रोत्साहित किया कि वो मेरे साथ अवसर का लाभ उठाए और यहाँ तक कि मेरे करीब आने के लिए स्थितियां भी बनाईं। जब शियोरी ने ऊंची शेल्फ पर कुछ होने का नाटक किया, मैंने मुझे उसे मदद करने के लिए बुलाया। कामों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन मेई ने उसे जल्दी से खींच लिया और उसे विचलित करने के लिए एक अलग काम सौंपा। मिठाई को सजाते समय शियोरी ने मुझे ठीक से क्रीम लगाने का तरीका दिखाया। वो झुककर फुसफुसाती हुई शरारत से बोली, मुझे सावधान रहने के लिए कहा कि कहीं मैं इसे बहुत जल्दी छिड़कन दूं। घबराकर मैंने ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष किया, और जब शियोरी ने मुझे निर्देशित करने के लिए अपना हाथ रखा तो मेरी अनाड़ी हरकतें क्रीम को हर जगह उछालने का कारण बनी। हम दोनों हंसे जब मैंने धीरे से शियोरी का चेहरा पोंछ दिया, जिससे वो शर्मा गई। साहस महसूस करते हुए शियोरी मेरी ओर ऐसे झुकी जैसे वो मुझे चूमना चाहती हो, लेकिन अचानक महसूस किया कि नत्सुमी और साची कोने से छिपकर देख रहे हैं, जिससे वो घबरा गई और शर्मिंदगी में पीछे हट गई। भ्रमित होने के बावजूद शियोरी ने राहत की सांस ली कि आखिरकार उसने मेरे साथ थोड़ी प्रगति की है। शिफ्ट खत्म होने के बाद सब लोग आराम करने के लिए समुद्र तट पर चले गए। लड़कियों ने अपनी स्विमसूट दिखाई और लड़के उन्हें छिपकर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। कामों ने मुझे कोहनी मारियाकारी की स्विमसूट की ओर इशारा किया और मुझे एहसास हुआ कि उसने पहले दिखाई गई स्विमसूट से एक अलग पहनी हुई थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने सचमुच उन दोनों के लिए उस स्विमसूट को आरक्षित किया था। ठीक उसी समय में और शियोरी भी उनके साथ शामिल हो गईं। लेकिन इससे पहले कि वे खेलना शुरू कर पातीं, शियोरी पास के एक होटल की ओर इशारा किया और कहा कि उन्हें एक काम करना है। थोड़ी देर बाद उन्होंने उस होटल से प्रेरित होकर एक रेत का महल बनाया। दीवारों को आकार देते समय कामों लड़कियों को घूरने से खुद को रोक नहीं सका और कुछ बुदबुदाया। आखिरी व्यक्ति जिसने मुझे घूरते हुए देखा वो शियोरी थी। शियोरी ने तब उनसे अनुरोध किया कि वे महल से होकर एक सुरंग बनाएं, जैसा कि उन्होंने बचपन में किया था। जब वे अंदर गए तो उनके हाथ अनजाने में छू गए और शियोरी ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। दूर से अकारी उन्हें देख रही थी, ईर्ष्या से उसका सीना कस रहा था। बाद में मुझे और अकारी को समूह के लिए खाना खरीदने भेजा गया। कतार में खड़े होने के दौरान हमने जोड़ों के लिए छूट के विज्ञापन वाला एक पोस्टर देखा। अकारी ने उत्साहित होकर हमसे इसका लाभ उठाने का अनुरोध किया, लेकिन मैं झिझक रहा था। मेरे विरोध के बावजूद उसने पूरी तरह से अभिनय किया, मुझे एक बड़ी मुस्कान के साथ अपने प्रेमी के रूप में बुलाया। मैं बराकर कैशियर के सामने झिझकते हुए मुस्कुराया और फिर अकारी ने मुझे डांटाया, कहते हुए कि मुझे अधिक आत्मविश्वास से कार्य करना चाहिए और उसके साथ होने पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। हमारा ऑर्डर तैयार हो गया था और जब मैं इसे लेने गया तो अकारी को अकेला छोड़ दिया। लड़कों के एक समूह ने उससे संपर्क किया। उन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की, कहते हुए कि मेरे जैसा एक कमजोर व्यक्ति उसके लायक नहीं है। मैंने अकारी की असुविधा को महसूस किया, उसे जल्दी से खींच लिया और जोर से घोषणा की कि वो मेरी पत्नी है। वे बदमाश पीछे हट गए और अकारी, जिसका चेहरा लाल हो गया था, ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मैंने माफी मांगी कि मैंने ऐसा कहा, मुझे लगा कि वो इससे नफरत करेगी, लेकिन इसके बजाय वह उदास हो गई और मुझसे कहा कि मुझे कभी भी खड़े होकर बचाव करने के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए और घोषणा की कि वो मेरी है। उसने स्वीकार किया कि मैं वास्तव में ऐसा करते हुए बहुत शांत लग रहा था और मुझसे अपनी पत्नी के रूप में अधिक आत्मविश्वास रखने के लिए कहा। बाद में समुद्र तट पर जाने के बाद अकारी और उसके दोस्त हॉट टब में आराम कर रहे थे, जबकि शियोरी और मेई उनके साथ शामिल हो गए।
जब साची और नत्सुमी अपने साथियों के बारे में शिकायत कर रहे थे, इस बात का जिक्र करते हुए कि वे आकार में कम थे, शियोरी और मेई चुपचाप सुन रहे थे। शुरू में थोड़े असहज थे। जल्द ही बातचीत मुझ पर आ गई और साची ने अकारी को ताना मारा कि उसे मेरे जैसा कोई व्यक्ति पाकर कितना भाग्यशाली था। मेई ने शरारती चिढ़ाने को रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने उसे चर्चा में खींच लिया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए मेई ने प्यार के बारे में अपने गहरे और जटिल विचारों को साझा करना शुरू कर दिया, जिसने तुरंत समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिससे उन्होंने और सलाह मांगी। शियोरी इस बीच अकारी से माफी मांगी कि वो इसमें शामिल नहीं हुई। उसने कहा कि उसे रोमांटिक मामलों में अनुभव की कमी है। अकारी ने उसे शांत किया, स्वीकार किया कि उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ। लेकिन जब वे दोनों रोमांटिक बातों के बारे में सोचते थे तो वे मेरी कल्पना किए बिना नहीं रह सकते थे। नहाने के बाद अकारी ने संयोग से मुझे बाहर पाया और मेरी जली हुई त्वचा को देखा। चिंता करते हुए इसने मुझे बैठने के लिए कहा और मेरी पीठ और कंधों पर आफ्टर सन लोशन लगाना शुरू कर दिया। मुझे इस बात की चिंता होने लगी कि कोई हमें बहुत अंतरंग पालेगा, लेकिन अकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। मुझे याद दिलाया कि हमने अभ्यास के लिए शादी कर ली थी। वैसे भी जब वो धीरे से लोशन लगा रही थी तो उसने महसूस किया कि मैं फूला हुआ नहीं हूँ और मेरे कूल्हों पर हल्का चढ़ाने लगी। मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझ पर झुक जाती है, अपना सिर मेरे कंधे पर रखती है और मुझे धीरे से गले लगाती है। वो स्वीकार करती है कि उसे ऐसे पल याद हैं जब वे घर पर थे। उसी क्षण साची गुजर जाती है और वे तुरंत सामान्य व्यवहार करने लगते हैं। अकारी जल्दी से दिखावा करती है कि मैं सबके लिए पानी लेने जा रहा हूँ। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं संदिग्ध होने से बचने के लिए उसे आप कहकर संबोधित करता हूँ, लेकिन इससे अकारी को बुरा लगता है। नाराज होकर बाद में उसने मुझे एक निजी एकांत में समुद्र तट पर उससे मिलने का आदेश दिया। उस रात दोनों किसी को बताए बिना समुद्र तट पर चले गए। संयोग से मेई ने भी मुझसे उसी इलाके में टहलने के लिए कहा। बाद में मैंने अकारी से माफी मांगी। या नहीं जानते कि वो उदास क्यों थी, लेकिन मेरी लगातार माफी से वो और चिढ़ जाती है। हैरानी की बात है कि अकारी ने अपनी जैकेट खोली। उसने जो स्विमसूट पहना था वो मेरे लिए आरक्षित था। वो मुझसे भिड़ जाती है, दुखी होती है कि मैंने सार्वजनिक स्थान पर दूरी बनाकर व्यवहार किया, जैसे कि हम अजनबी हों। मैंने समझाया कि मुझे लगा कि अकारी मुझे अपने साथ नहीं देखना चाहेगी, लेकिन वो मुझे करीब खींच लेती है और जोर देकर कहती है कि वो चाहती है कि मैं उसे वैसे ही देखूं जैसे मैं पहले देखता था। जब वो स्वीकार करती है कि जब मैं दूसरी लड़कियों के साथ खुश होता हूं तो वो असुरक्षित महसूस करती है और डरती है कि मैं उसे छोड़ दूंगा, तो उसकी आवाज थोड़ी कांप जाती है। उसकी भेद्यता को देखकर मैंने धीरे से पूछा कि क्या वो ईर्ष्या कर रही थी। अकारी ने इनकार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, शियोरी और मेई पास में दिखाई दिए, जिससे दोनों को समुद्र तट पर एक छोटे से ताले वाले कमरे में जल्दी से छिपना पड़ा। कमरा उन्हें एक दूसरे से सटाकर रखता है और अकारी मेरा दिल अपनी छाती पर तेजी से धड़कता हुआ महसूस कर सकती है। मेरे इतने करीब होने से उसे एहसास होता है कि वो वास्तव में मेरी कितनी परवाह करती है, और इस विचार से कि मैं दूसरों को चुनूंगा वह भयानक हो जाती है। बाहर में रुक जाती है, कुछ असामान्य महसूस करती है, लेकिन कुछ आवाजें सुनने के बाद उसने सोचा कि कोई अंधेरा काम कर रहा है और शियोरी के साथ चली गई। जब सब कुछ शांत हो गया तो अकारी घबराकर मुझे बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन मैं कदम पीछे लेने से इनकार करता हूँ, यह महसूस करते हुए कि उसने हाल ही में अपने ताने बाने और अपनी निकटता के माध्यम से मुझे कितना प्रभावित किया है। उनके बीच का तनाव हवा में बना रहता है जब तक कि मेरा शरीर अचानक गर्मी के कारण लड़खड़ा नहीं जाता और मैं अत्यधिक आनंद के कारण बेहोश नहीं हो जाता। बाद में जब मैं उठा तो मैंने तुरंत फिर से माफी मांगी, लेकिन इस बार अकारी ने मुझे रोका। उसने धीरे से मुझे माफी मांगना बंद करने के लिए कहा और स्वीकार किया कि वो चाहती है कि मैं उसके सभी पहलुओं को देखूं कि केवल बाहरी। मुझे उसकी बातें सुनकर राहत मिली, लेकिन मेरे भीतर गहराई से मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी विरोधाभासी हूं। या नहीं जानते कि हमारा रिश्ता वास्तव में कहाँ खड़ा है। अगली सुबह शियोरी लगभग सोई नहीं। उसके विचार कल रात में घूमते रहे जब उसने अकारी को समुद्र तट पर पाया, और जब उसने देखा तो उसने मुझे भी वहां देखा। वो छवि उसके मन में गूंजती रही, बेचैनी और जिज्ञासा को भड़काती रही कि उनके बीच क्या हुआ होगा। बाथरूम में जाते समय में संयोग से शियोरी से टकरा गया। वो मुझसे कल रात के बारे में पूछने के लिए लगभग आधे रास्ते पर थी, लेकिन खुद ही रुक गई और चुपचाप चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाथरूम में मैंने अकारी को दांत साफ करते हुए देखा। मैं उसके साथ शामिल हुआ सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछली रात जो हुआ उसके बाद मैं उसके सामान्य होने पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अकारी ने मेरी प्रतिक्रिया को देखा और शरारती मुस्कान के साथ उसने उस अजीब स्थिति का मजाक उड़ाया। मैं तुरंत घबरा गया और अकारी चली गई मुझे एक दुष्ट मुस्कान और ये याद दिलाते हुए छोड़ गई कि ये उनका छोटा सा रहस्य रहेगा। बाद में कार्यस्थल पर मैंने शियोरी से उस रात होने वाली बहादुरी की परीक्षा के बारे में बात की। शियोरी ने स्वीकार किया कि वो चिंतित थी, कि वो अपने साथी को बोझ बनने से डरती थी। मैंने उसे शांत किया कहते हुए कि मुझे उम्मीद है कि हम एक साथ जोड़े जाएंगे ताकि उसे चिंता करने की जरूरत न पड़े। शियोरी मेरी बात पर हल्के से मुस्कुराई अनजाने में बोल पड़ी कि वो मेरे मीठे विचारशील स्वभाव को कितना पसंद करती है। हम दोनों हैरान रह गए।
जो उसने कहा था उसे महसूस करते हुए शियोरी ने तुरंत इसे बदल कर कहा कि ये सिर्फ एक दोस्ताना आदत के तौर पर था। शियोरी के जाने के बाद मैं वहीं बैठा सोचता रहा जब तक कि कामो अचानक प्रकट नहीं हो गया। उसने मेरी दो गर्मागर्म लड़कियों के बीच फंसने पर मेरा मजाक उड़ाया। मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन कामो आत्मसंतुष्ट दिखाई दे रहा था ने एक ऐसी योजना का प्रस्ताव रखा जिससे मुझे बहादुरी की परीक्षा के लिए शियोरी का साथी बनने में गुप्त रूप से मदद मिल सके। मैं पहले तो झिझका, लेकिन तब मैंने ध्यान से सुना जब कामो ने समझाया कि उसका भाई इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा था और ड्रॉ को प्रभावित कर सकता था। अंत में मैं सहमत हो गया, लेकिन एक शर्त रखी कि मैं चाहता हूं कि कामो अकारी को मिनामी के साथ जोड़े ताकि वो भी अपने सपने पूरे कर सके। बाद में जब लड़कियां फांस रही थी, मैं चुपके से उन्हें देख रही थी और गुप्त रूप से परिणाम कामो को भेज रही थी। उसने सोचा कि उसे केवल पर्चियों को चिन्हित करने के बजाय परेशानी में क्यों पड़ना पड़ा, लेकिन कामो ने समझाया कि शियोरी को किसी चालाक चाल से जीतना पसंद नहीं आएगा। इसे सुनकर मेई को एहसास हुआ कि कामो में आश्चर्यजनक रूप से विचारशील पक्ष था। उस रात पूरी टीम बहादुरी की परीक्षा के लिए जोड़ों में केंद्रित हो गई। अकारी मिनामी के साथ जोड़ी बनाकर बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा तो उसके विचार पलट गए। उसे वो एहसास याद आया जब मैंने पहले उसका हाथ पकड़ा था। तुम्हारी गर्माहट, कोमलता और मजबूती महसूस की और उसका दिल घबराहट में धड़क उठा। परीक्षा शुरू होते ही अकारी को एहसास हुआ कि उसने अपना स्मार्टफोन कहीं जंगल में गिरा दिया है। घंटों बीत गए और अंत में सभी लोग लौट आए सिवाय अकारी और मिनामी के। समूह में चिंता फैल गई, लेकिन साची ने धीरे से कहा कि वे शायद सिर्फ कहानी के विकास के लिए कहीं खो गए थे। ये सुनकर मैं बेचैन महसूस कर रहा था, लेकिन समझा नहीं पा रहा था क्यों। अचानक कामो के भाई को मिनामी का फोन आया। उसने समझाया कि अकारी का फोन खोने के बाद वे तलाश के लिए अलग हो गए थे और बिछड़ गए थे, इसलिए अकारी अभी भी बाहर अकेली थी। चिंतित में उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा। कामो के भाई ने सभी को आश्वस्त किया कि मिनामी उसे ढूंढ लेगी और शियोरी ने मुझे रुकने के लिए उकसाया। उनकी सलाह को नजरअंदाज करते हुए मैं जंगल में भाग गया। अकारी का नाम चिल्ला रहा था। मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, पर मुझे उसका फोन जंगल की जमीन पर पड़ा मिला, जिससे मेरी चिंता और बढ़ गई। इसी बीच अकारी अंधेरे जंगल में भटक रही थी, अपने आप को कसकर पकड़े हुए जब बारिश शुरू हुई। उसे छोटा और अकेला महसूस हुआ। काश कि वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा कर पाती। संयोग से उसे कदमों की आहट सुनाई दी और मेरा नाम पुकारा, लेकिन वो मिनामी था जो दिखाई दिया और उसे ढूंढ लिया था। उन्होंने बारिश से बचने के लिए एक ठिकाना ढूंढा और मिनामी ने धीरे से माफी मांगी, कहा कि वो माफी चाहता है कि वो व्यक्ति नहीं था जिसे वो वास्तव में देखना चाहती थी। अकारी ने इनकार कर दिया, लेकिन मिनामी मुस्कुराया, जानते हुए कि उसका दिल मेरे लिए था। जंगल में वापस मैं अभी भी खोज रहा था, तभी शियोरी छाता लेकर दिखाई दी। उसने मुझसे कहा कि मिनामी ने अकारी को ढूंढ लिया था और वो सुरक्षित थी। धीरे से लेकिन चिढ़कर मैंने खुद को बेकार महसूस करने की बात स्वीकार की, क्योंकि मैं उसे बचा नहीं सका। शियोरी ने तुरंत मेरे आत्मसंदेह को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी जब से शादी के अनुष्ठान का कार्यक्रम शुरू हुआ था। उसने चुपचाप स्वीकार किया कि उसे थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई कि अकारी ने मेरे उस पहलू को देखा जिसे शियोरी ने कभी नहीं देखा था। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं नहीं बदला हूं, लेकिन शियोरी ने मुझे आर पार देख लिया। वो जानती थी कि मेरे कुछ ऐसे क्षण और पहलू थे जिन्हें अकारी ने देखा था, जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। फिर मैंने संकोच करते हुए अपने चुम्बन के बारे में पूछा और क्या वो मिनामी के साथ अभ्यास कर रही थी। शियोरी का चेहरा लाल हो गया और उसने इनकार कर दिया। मुझे आश्वासन दिया कि मैं ही वो एकमात्र व्यक्ति था जिसे उसने चूमा था। भावनाओं से अभिभूत होकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, शियोरी ने अचानक मुझे गले लगा लिया, फुसफुसाते हुए कि वो चाहती है कि मैं उसे अपने व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू दिखाऊं जिसे केवल वही देख सके। अकारी की ओर मुड़कर मिनामी धीरे से मुस्कुराया, कहते हुए कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपनी बहन को देख रहा हो जिसे वो पसंद करती है। अकारी ने उसे चिढ़ाया, इशारा करते हुए कि उसकी भावनाएं बदल सकती हैं यदि उन्हें अंततः शादी के अनुष्ठान के लिए जोड़ा गया। लेकिन मिनामी ने धीरे से सिर हिलाया। उसने स्वीकार किया कि वो लंबे समय से उसके लिए अपनी भावनाओं को जानता था और आभारी होने के बावजूद उसने उससे कहा कि उसका दिल पहले से ही किसी और का था। अकारी ने संकोच करते हुए पूछा कि क्या वो शियोरी थी, लेकिन मिनामी मुस्कुराया इनकार करते हुए। उसने समझाया कि उसका प्यार अतीत के किसी व्यक्ति के लिए था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसने किसी और के साथ देखा था और यह इतना दर्दनाक था कि वो भूल न सके। वो नहीं चाहता था कि अकारी को उसी तरह का दर्द झेलना पड़े, इसलिए उसने उसे प्रोत्साहित किया कि वो अपनी भावनाओं को लेकर ईमानदार रहे और अपनी खुशी के लिए लड़े। भले ही वो रोई जब उसने कहा कि वो उसके प्यार का बदला नहीं ले सकता। अकारी ने जोर देकर कहा कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उससे प्यार करना उसके जीवन का एक अनमोल और खुशनुमा हिस्सा था और वो उसकी सराहना करती थी। शांत होने के बाद उसने एक नई दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की कि वो मेरा दिल जीत लेगी। मिनामी मुस्कुराया, उसकी ताकत से स्पर्श हुआ और उसे शुभकामनाएं दी। कुछ देर बाद अकारी मिनामी की गोद में सो गई। उसने उसे चुपचाप देखा, उसकी खुशी और मेरे लिए एक छोटा सा आशीर्वाद बुदबुदाया। लेकिन कहीं और पेड़ों की छांव में मैं और शियोरी एक पल के मौन को साझा करते हैं, एक चुंबन में एक चुंबन जिसे हम दोनों पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे।
समुद्र की यात्रा के कुछ हफ्ते बाद अकारी उसी मंदिर में लौट आई जहां वो पहले गई थी। मेरे दिल पर कब्जा करने के अवसर के लिए चुपचाप प्रार्थना कर रही थी। इस बीच श्योरी बारिश में मेरे साथ अपने चुंबन के बारे में सोचती रहती है। वो सोचती है कि क्या उस रात मेरे भी कुछ एहसास थे या ये सिर्फ एक अर्थहीन क्षण था। घर आकर मैं भी उस चुंबन से ग्रस्त था। मैं इसे अपने दिमाग में बार बार चलाता रहा या सोचकर कि उसने बाद में माफी क्यों मांगी। मुझे डर भी था कि शायद उसे वो पसंद नहीं आया, शायद मेरे सूखे फटे होठों के साथ कुछ गलत था। अपना ध्यान भटकाने के लिए मैं कुछ कॉमिक्स खरीदने बुक स्टोर गया। जब मैं शेल्फ से एक किताब लेने के लिए पहुंचा तो मेरा हाथ गलती से श्योरी के हाथ से छू गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो भी वहां थी। एक पल के लिए हम दोनों चौंक गए, लेकिन श्योरी ने समझाया कि वो अपने भाई के लिए किताबें ले रही थी। राहत महसूस करते हुए कि हम बिना किसी अजीब तनाव के सामान्य रूप से बात कर सकते हैं, मुझे थोड़ा आराम महसूस हुआ। जब वे एक साथ स्टोर से निकले तो बारिश शुरू हो गई। मैं कुछ कहने के लिए भागा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता श्योरी ने हिम्मत जुटाई और मुझे बारिश रुकने तक उसके घर आने का निमंत्रण दिया। मुझे अंदर आने देने से पहले श्योरी ने जल्दी से अपना कमरा साफ किया और फिर मुझे अंदर बुलाया। ये जगह गर्म और आरामदायक महसूस हुई, आश्चर्यजनक रूप से मेरे घर जैसी। हम एक साथ चाय पीते हुए और चुपचाप पढ़ते हुए बैठे। एक पल के लिए मौन आरामदायक लगा और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मैं उसके साथ ये जगह साझा कर रहा हूँ। लेकिन जब हमारी नजरें मिलीं तो पल अनकहे विचारों से भारी हो गया और श्योरी अपने कमरे में पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अंदर उसने खुद से बहस की, खुद से पूछा कि क्या मैं उससे नफरत करता हूँ। उसी समय मैं वहीं बैठा बेतरतीब ढंग से सोच रहा था। मुझे डर था कि श्योरी मुझे बोरिंग या अलग थलग महसूस कर सकती है। तभी श्योरी ने मुझे खिड़की पर बुलाया, मुझे बाहर एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाया। उसने मुझे इंद्रधनुष के साथ एक तस्वीर ली, एक स्मृति को रिकॉर्ड किया। मुझे लगा कि समय सही है। मैंने लगभग अपना प्यार कबूल करने की हिम्मत जुटाई। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, श्योरी ने मुझे हमारी समुद्र यात्रा की एक तस्वीर दिखाई। जब मैंने तस्वीर में अकारी को देखा, मैं झिझका और अपनी कही जाने वाली बात वापस ले ली। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा रहा उस स्वीकारोक्ति के बारे में सोचते हुए जो मैं नहीं कर पाया। तभी अकारी ने मुझे एक संदेश भेजा, पूछा कि क्या मैं बाहर जाना चाहता हूँ। दूसरी ओर अकारी संदेश भेजने से पहले घबराहट में अपने फोन को घूर रही थी। उसने जो भी हिम्मत जुटाई थी उसे इकट्ठा कर रही थी। जब मैंने सहमति दी तो उसने मुझे एक स्पष्ट डेट के लिए आमंत्रित किया। शुरू में मैं घबरा गया, या मानते हुए कि अकारी मुझे धोखा देने की योजना बना रही होगी, लेकिन मैंने जाने का फैसला किया। 15 मिनट इंतजार करने के बाद अकारी पहुंची। जल्दी में हाँफ रही थी। क्या मैं प्यारी दिखती हूँ? और हालांकि मैंने उसकी प्रशंसा की, वह हंसी। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने ये पोशाक मेरे लिए पहनी थी इससे पहले कि वो मुझे अपने दिन की शुरुआत करने के लिए ले जाए। उनकी पहली मंजिल एक प्रसिद्ध कैफे थी जहां मैं पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन मुझे याद है कि अकारी ने इसका कितना आनंद लिया था। जब उसे पता चला कि मैंने उस विवरण पर ध्यान दिया है तो अकारी अपनी हंसी नहीं रोक सकी। उसने मेरे कप से एक घूंट पीने की कोशिश की और हालांकि मैं झिझक रही थी, मैंने उसे दे दिया। मेरी घबराहट देखकर वह खुलकर हंसी, मेरी चिंता को भांप लिया। इसके बाद अकारी मुझे एक बिल्ली कैफे में ले गई जहां हम दोनों चंचल बिल्ली के बच्चों से मोहित हो गए थे। जब अकारी एक को सहलाने के लिए झुकी तो उसने मुझे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और जब छोटे बिल्ली के बच्चे हमारे चारों ओर खेलते रहे तो हम साथ हंसे। उसने हम दोनों की एक बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए हुए एक तस्वीर ली और जब मैंने इसे देखा तो मैंने अनजाने में कह दिया कि हम एक नवजात शिशु के साथ एक विवाहित जोड़े की तरह दिखते हैं। अपने शब्दों पर शर्मिंदा होकर मैंने अकारी की प्रतिक्रिया का इंतजार किया, लेकिन इसके बजाय वो हंसी जिसने मुझे और भी हैरान कर दिया। और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हम वास्तव में डेटिंग कर रहे थे। बाद में जब वे घर लौट रहे थे तो अकारी को याद आया कि उसने अपना कंघा मंदिर में छोड़ दिया था और उसने रुकने का फैसला किया। रास्ते में उनकी मुलाकात श्योरी से हुई जो उन्हें एक साथ देखकर हैरान रह गई। जब अकारी ने समझाया कि वे कहाँ जा रहे हैं तो श्योरी ने पूछा कि क्या वह उनके साथ आ सकती है और मंदिर तक दौड़ने की चुनौती दी। कभी पीछे नहीं रहना चाहती अकारी ने चुनौती स्वीकार कर ली। अपना पर्स मुझे सौंपकर दोनों लड़कियां आगे बढ़ी, अपने गुप्त विश्राम की प्रतिबिंबित छवियों से गुजर गईं। बच्चे खेल रहे थे, जोड़े हाथ पकड़े हुए थे और परिवार एक साथ हंस रहे थे। गहराई से अकारी और श्योरी दोनों जानते थे कि वे एक ही लड़के के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। हालांकि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। वे एक ही समय में मंदिर पहुंचे, हाफते हुए और बराबरी की घोषणा की। ठीक उसी समय एक वृद्ध जोड़ा दिखाई दिया जिन्होंने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हैरानी की बात यह है कि उस आदमी का नाम मेरे जैसा ही था और वो मुझ जैसा दिखता भी था। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी पकड़ बना पाता, यह जोड़ा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अंत में हम तीनों मंदिर के सामने खड़े होकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। प्रत्येक लड़की ने चुपके से इच्छा की कि उसे मेरे द्वारा चुना जाए, जबकि मैंने उन दोनों के बीच फंसा हुआ बस सभी की खुशी के लिए प्रार्थना की। हालांकि मेरा दिल अभी भी अनिश्चित था। मेरी कहानी यहाँ समाप्त होती है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं।